गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो करें स्टार्ट। हाँ जी, आज की क्लास में हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन करने हैं। और पिछली क्लास में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन और क्या पढ़ चुके हैं, डिविडेंड डिसीजन पढ़ चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दोनों डिसीजन पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस बोलते हैं। और फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे कैपिटल बजटिंग सिस्टम के, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के। और वहां पे बच्चों तीन हमने क्या देखे थे, फैक्टर्स देखे थे। और वो एमटी आप बता सकते हो, तीन फैक्टर्स की जो एमटी थी। इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो रिटर्न, तो प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी। इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट से रिटर्न ज्यादा आएगी। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ये तीन फैक्टर थे। उसके बाद मैंने आपको डिविडेंड डिसीजन पढ़ाया था और आज का टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक ये है बच्चों कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करके हम ये डिसाइड करते हैं कि वेदर जो हमारे को प्रॉफिट आए हैं वो हमें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या रोक के रख लेने हैं। पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटना है या पैसा रोक के रख लेना है। और ये जो डिसीजन लेते हैं हम, सारे बच्चों को पता है और कई बार ये क्लास में डिस्कस हुआ है कि जो डिविडेंड कल भी होता है इनफैक्ट, कि ये जो डिसीजन होते हैं, कौन से जो डिविडेंड डिसीजन होते हैं, ये केवल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपन लोग लेते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते, बिकॉज उनका तो पहले ही क्या रहता है, फिक्स रहता है। उनके लिए कोई डिसाइड करने की, उनको डिसाइड कब करना था? जब हमने इशू किया था। से सुन, बिल्कुल। चलो तो आज देखते हैं वो फैक्टर्स की जिनको कंसीडर करके हम ये डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड दे या ना दे। द डिसीजन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो डिसीजन होता है हमारा किसका, डिविडेंड की पेमेंट का, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। काफी सारे फैक्टर्स है। देखते बच्चों, पहला प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। दरअसल होता क्या है बच्चों, जब हमें डिविडेंड क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले डिविडेंड के लिए हमें क्या करानी होती है? वोटिंग करानी होती है। क्या करानी होती है? वोटिंग। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में, बोले तो एजीएम में। कंपनी की मीटिंग होती है ना, उसमें शेयर होल्डर्स आते हैं और शेयर होल्डर क्या करते हैं? वोट करते हैं। क्या करते हैं? कंपनी एजेंडा रखती है कि हमें डिविडेंड के बारे में क्या लेना है, डिसीजन लेना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या नहीं करे, और करे तो कितना करे। अब एक बार बताओ, अगर इसके लिए ना ओआर पास करना होता है बेटा, क्या पास करना होता है? क्लास 11th में भी हमारी इस बात पे चर्चा हुई है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ओआर और एसआर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है, वेरी गुड, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कोई भी अगर हमें काम करना है तो उसके लिए या तो हमें ओआर पास करना होगा या एसआर पास करना होगा। ओआर का मतलब क्या है नमन भैया? जितने मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं उनमें मेजॉरिटी मेंबर जो चीज हमने सबके सामने रखी है, जो मुद्दा हमने सबके सामने रखा है, उसके फेवर में मेजॉरिटी लोग क्या करने चाहिए? वोट करने चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब है मोर देन 50%। तो हम बोलेंगे ओआर पास हो जाएगा। क्या पास हो जाएगा? अब जैसे अपन लोग इधर भी करते हैं बच्चों कि कल की टाइमिंग क्या रखी है ना, अब उसके लिए हम ओआर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? ओआर। कि जहां पे भी मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे कि ये टाइम है, तो वो हम क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। वो बच्चा कह रहा है तुम अपनी मनमानी चलाते हो, कहने के लिए है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि जब आधे से ज्यादा
लोग बोल देते हैं कि ये काम होना है, तो उस केस में समझो क्या पास हो गया, समझो क्या हो ही गया, OR पास हो गया। क्या पास हो गया? OR। जब वोट कास्ट इज ग्रेटर देन 50%, जब कितने से ज्यादा हो? 50% से ज्यादा हो, देन क्या पास होता है? OR पास होता है। तो फिर SR क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। जब किसी भी अच्छा जी, जो ये होता है SR होता है, SR किसी से पिद्दी विद्दी मैटर के लिए नहीं पास करना होता है, जो बड़े बड़े मैटर्स होते हैं उनके लिए पास करना है। डिविडेंड पिद्दी मैटर है, छोटा मैटर है, उसके लिए SR पास नहीं करना होता, OR पास करना होता है। जब 75% से ज्यादा लोग किसी एक टॉपिक के या किसी भी एक मुद्दे के फेवर में बोले, बात समझ में आ रही है? तो क्या पास होता है? SR पास होता है। ठीक है, अच्छा अब मान लिया OR पास हो गया और शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि हमें इतना डिविडेंड मिल जाए, तो बताओ फिर हमारी कुछ चलेगी क्या? बोलो ना। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, AGM में ये पास हो गया, OR पास हो गया इस चीज के लिए कि डिविडेंड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए तो जब बोल दिया शेयर होल्डर ने, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो जैसा बोलेंगे वैसा होगा। से यस और नो? तो डिविडेंड क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर मेजोरिटी लोग ये बोलते हैं कि डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट मत करो, तो फिर नहीं होगा। यही तो क्या है? प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर की चाहत क्या है, उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। सुजल, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, वो चाहते क्या है, ये पूछो उनसे। भाई अगर वो चाहते हैं कि डिविडेंड हमें मिले तो मिलेगा, वो चाहते हैं नहीं मिले तो नहीं मिलेगा। ये चाहत का पता कैसे चलेगा? वेरी गुड, OR पास करके। अगर मान लिया OR हमने प्लेस मुद्दा रखा मीटिंग के सामने, सबके लोगों के सामने, कि भाई डिविडेंड मिलना चाहिए, लेकिन 38% लोगों ने क्या किया? फेवर किया कि डिविडेंड मिलना चाहिए, तो इसका मतलब OR पास नहीं हुआ। तो हमें पता चल गया कि शेयर होल्डर की चाहत नहीं है, वो नहीं चाहते कि उन्हें डिविडेंड मिले। तो बस यही है, देख लो। द प्रेफरेंसेस ऑफ शेयर होल्डर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। किसका प्रेफरेंस कंसिडर किया जाएगा? कि प्रेफरेंस मतलब चाहत, किसकी चाहत कंसिडर की जाएगी? कि शेयर होल्डर चाहते हैं या यार बिना चाहत के क्या होगा ये बताओ, है ना? जब सामने वाला चाहेगा तभी तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड देंगे। वो चाहता ही नहीं है कि डिविडेंड मिले, तो हम कैसे डिविडेंड देंगे? ठीक है ना? इफ द शेयर होल्डर्स प्रेफर टू गेट एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अगर शेयर होल्डर चाहते कि एटलीस्ट उन्हें एक फिक्स अमाउंट, कोई तो एक सर्टेन परसेंटेज, 5%, लेट्स से 10%, 20%, कुछ तो उन्हें एक डिविडेंड मिले, देन द कंपनीज आर लाइकली टू डिक्लेयर द सेम, तो कंपनी से क्या कर देगी? डिक्लेयर कर देगी भाई, अगर वो चाहते। और अगर वो नहीं चाहते तो डिक्लेयर नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताओ, ये एग्जाम्पल को पढ़ाने से पहले मैं पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लिया एक कंपनी के शेयर होल्डर बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा यंग है, ठीक है ना? और जिनका भी खून खोल रहा है कि अब तो भाई जिंदगी में क्या करना है? अंधा पैसा कमाना है। एक तो ये सिचुएशन है। एक कंपनी ऐसी है जिसके शेयर होल्डर्स कैसे हैं? थोड़े रिटायरमेंट में आ चुके हैं। किस में आ चुके? रिटायरमेंट में आ चुके हैं। तो बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसकी चाहत क्या होगी? हाँ, कि उन्हें ज्यादा डिविडेंड मिले। अच्छा भाई, और जो रिटायरमेंट में आ चुके होंगे उन्हें क्या करना है पैसों का? अरे नालायको, उल्टा बोल रहे हो। जो अभी यंग जनरेशन का बंदा है ना, वो क्या चाहेगा? अच्छा कंपनी को इतना प्रॉफिट आया, अबे और लगाओ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को यूज करो, हमें और पैसा कमा के दो। हम तो इधर और से कहीं और से हमारी एक्टिव इनकम आती है। क्या आती है? मान लिया आप हो, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और आप साथ में अपना बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तुम्हारे पास और ऑप्शन है पैसा कमाने के। तुम कह रहे हो अरे हम तो पैसा उधर से कमा रहे हैं, तुम तो ये प्रॉफिट आया ना, अरे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, इसकी जरूरत नहीं है, इसे री इन्वेस्ट करो। क्या करो? और पैसे प्रॉफिट से क्या कमा के दो? प्रॉफिट कमा के दो। लेकिन जो लोग रिटायरमेंट में आ चुके हैं, उनकी दूसरी कहीं जो दूसरे सोर्स से उन्हें जो इनकम आती थी, वो तो उनकी क्या हो गई? बंद हो गई। अब उन्हें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? डिविडेंड के ऊपर। तो वो क्या बोलेंगे? अरे भाई ऐसे मत करो, हमारे साथ तो हमारे कम से कम हमारे तो रहम खाओ,
है ना, हमारी बाकी हम तो अब ऐसे बुढ़ापे में भी हमारे से काम करवाओगे क्या, है ना, बताओ कहाँ जाके, हमारी तो जो जॉब थी वहां से तो हम रिटायर हो चुके हैं, है ना, हमारा जो घर चलता है वो इस डिविडेंड पे तो चलता है, तो डिविडेंड क्या कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अब मेजोरिटी जिन जिन भी लोगों की होगी उनकी चलेगी। बात समझ में आ रही है, यही एग्जांपल है। देखो जी, रिटायर्ड ओल्ड एंड पुअर शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स रिटायर है, ओल्ड है और पुअर है, एक्सपेक्ट रेगुलर एंड स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड। वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें रेगुलरली और स्टेबल अमाउंट में क्या मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे, मतलब हर साल मिलता रहे और जितना मिलता था उतना ही मिलता रहे। ऐसा ना हो कि मान लिया तुमने बहुत कट डाउन कर दिया डिविडेंड वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनकी तो जिंदगी उसी पे चलती है भाई। Yes or no? आगे कह रहा है हाउएवर इन द केस ऑफ यूथ और रिच शेयर होल्डर, लेकिन अगर शेयर होल्डर कैसे है, रिच है और यूथ है, द कंपनी में डिक्लेयर लो डिविडेंड, उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, लो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, एज दे प्रेफर टू रीइन्वेस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, जो यूथ लोग हैं, वो क्या चाहेंगे कि कंपनी पैसा क्या करे, रीइन्वेस्ट करे। हम तो कहीं और से कमाते हैं ना पैसा, तुम तो क्या करो, हमने पैसा लगाया है, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगाया है, तुम तो बस इसके ना अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल करके दो, वेल्थ बढ़ा के दो, हमें जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो दूसरे जगह से क्या आ रही है, इनकम आ रही है, तुम तो ये प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट कर करके हमारे को रिटायरमेंट हो गया। समझ में आ रही ना, तुम तो अभी क्या करो, अच्छे से काम करो, पैसे की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करो और प्रपोजल्स फाइंड आउट करो, सीएफओ बोलेंगे कि और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या करो, फाइंड आउट करो और उनमें पैसा लगाओ, कोई बांटने की जरूरत नहीं है, अभी तो इधर ऐसे हम कर सकते हैं अभी तो, ठीक है। तो ये हो गया प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, क्या हो गया। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, क्या है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। ध्यान से सुनना, एक कंपनी ऐसी है कि उसकी एक आवाज लगाने पे पैसा ही पैसा, मार्केट में 70 लोग खड़े हो जाएंगे कि भैया हमारा पैसा ले लो, हमारा पैसा ले लो, अपनी कंपनी में हमारा पैसा लगाओ। एक कंपनी ऐसी है बेचारा आवाज ही लगाती रहती है, कोई सुनता ही नहीं, ठीक है ना, वो कहते हैं अरे भैया मरने वाले हैं, हालत खराब हो रही है, दे दो पैसा दे दो, कह रहे हैं जाओ ना अपना काम करो, दिमाग खराब है, ठीक है ना, तुम्हारी कंपनी में कौन लगाएगा पैसा, ठीक है ना। तो एक कंपनी की तो कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट, अब नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही समझो कि कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट। एक कंपनी की कैपिटल मार्केट में जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि कैपिटल मार्केट का एक्सेस उन्हें बहुत ज्यादा है, एक्सेस इन द सेंस एक आवाज लगाएंगे पता नहीं कौन कौन पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, लोन भी देने वाले हैं, डिबेंचर इशू कर दे हम, मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास, ठीक है ना, बस कहने की देर है कि हमें अपनी कंपनी में क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। एक तो ये है कंपनी, दूसरी कंपनी ऐसी है बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, मांग रही है पैसे, कोई देने के लिए तैयार नहीं है ना, बहुत दिक्कतों में है। तो अब मुझे बताओ, अब मान लिया ये दोनों कंपनी है और ये दोनों कंपनी को प्रॉफिट आए, क्या है, पहले वाली कंपनी क्या करना चाहेगी, जिसके जिसके एक आवाज देने पे बहुत सारी पार्टी क्या कर देगी, पैसा लगाने के लिए क्या होगी, तैयार होगी कंपनी में, तो वो क्या करना चाहेगी बताओ, वेरी गुड, वो क्या करना चाहेगी, आज के दिन पे वो डिविडेंड बांटना चाहेगी, क्योंकि वो डिविडेंड बांट करके अपने शेयर होल्डर को क्या करेगी, खुश करेगी, उन्हें पता ही है हम एक आवाज लगाएंगे कहीं से भी पैसा आ जाएगा, कहीं से भी पैसा आ जाएगा। बच्चों कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, और एग्जामिनेशन में आएंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं, बस आपको पॉइंटर्स पता होने चाहिए, हेडिंग पता होनी चाहिए, अंदर तो आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख दोगे ना कि अगर कंपनी की जो क्या है एक्सेस है कैपिटल मार्केट की वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में कंपनी क्या करना चाहेगी, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहेगी, लेकिन उसे पता है कि तू आवाज मारेगी ना तो कोई तेरे को पैसा नहीं देगा, हाँ जी, तो फिर जो कमाया है उसे बांट देंगे, उसे बचा के रखेंगे, उसे पता है कि ये मिल गया ना, यही गनीमत है, बाकी और कोई देने वाला नहीं है। तो बस यही है बच्चों एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखो इफ अ फर्म हैज इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, अगर एक फर्म की, एक कंपनी की जो एक्सेस है वो काफी मतलब काफी है एक्सेस, वो कैपिटल मार्केट को बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, इधर बिकॉज इट इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। भाई एक्सेस किसकी होती है, या तो कंपनी ऑलरेडी क्या है, बहुत सॉलिड है, फाइनेंशियली क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पैसे वाली कंपनी है ना, या वो क्या है, बड़े साइज के, लार्ज इन साइज, या और भी हो सकता है कि उसकी गुडविल क्या है, बहुत अच्छी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल। देन इट मे डिपेंड लेस ऑन रिटेन अर्निंग, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, रिटेन अर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान, किसको फाइनेंस करने के लिए, अपने
इन्वेस्टमेंट प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए, एंड फॉलो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। और क्या फॉलो करेगी? लिबरल मतलब बहुत रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग। जैसे लिबरलाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। क्या होता है? तो लिबरल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिलैक्सिंग। ठीक है ना, कि वो क्या करेगी, वो बहुत आराम से क्या करेगी? डिविडेंड क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मतलब डिविडेंड के लिए उनकी जो पॉलिसी है हार्श नहीं होगी, सॉफ्ट होगी, लिबरल होगी, है ना, रिलैक्सेशन वाली पॉलिसी होगी। अरे बाटो रे, काहे के रखना है, हमें क्या करना है साला, जिस दिन पैसा चाहिए होगा बस बोलो ना। फाइनेंशियल मैनेजर ये बोल रहा है, अरे तुम मुंह तो खोलो, एक बार जबान तो खोलो, कितना पैसा चाहिए, उतना इकट्ठा हो जाएगा। बहुत लोग हैं मार्केट में हमारी कंपनी में पैसा लगाने वाले, ऐसी कोई ना गुडविल बनाई है। क्या बनाई है? गुडविल बनाई है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन दूसरे वाली कंपनी को पता है कि वो मुंह खोलने के लायक भी नहीं है। ठीक है। However, a firm with limited access to the capital market, कह रहे हैं कि अगर एक फर्म की क्या है? लिमिटेड एक्सेस है। किसको? मतलब एक फर्म लिमिटेडली क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकती है कैपिटल मार्केट को, उनकी कोई पहुंच नहीं है। ठीक है ना? जैसे कई बार क्या होता है कि लेट्स सपोज तुम्हारी बैंक में क्या है? बहुत अच्छी जान पहचान है ना? किसी बंदे की नहीं होती, वो तुम्हारे पापा के पास आता है, जी बाबूजी देख करवा दो जी, कर ही नहीं रहे, मैं कितनी बार जा लिया बैंक में, और हाँ भाव ही नहीं देते, चक्कर काटने में लगा हूं। तुम्हारी तो जान पहचान है वहाँ, कह रहे थे उनके, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे थे उनके जो है, और मैंने उन्हें कहा था कि हम भी जानते हैं उन्हें, मान ही नहीं रहे। एक बार तुम चलोगे तो एकदम से हो जाएगा काम। यही तो एक्सेस है, यही तो एक्सेस है कैपिटल मार्केट का, कि जिसके कहने पे पैसा मिल जाए। एक ऐसा होता है कि इसके कहने पे पैसा नहीं मिलता। फिर मान लिया आपके पापा ने जाके उधर क्या बोला, चलो हम गारंटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लेकिन ऐसे भी किसी के भी ऐरे गहरे के क्या मत बनना, गारंटर मत बनना। पहले समझाया था आपको जब सिबिल का टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है ना, तुम्हारी भी सिबिल खराब हो सकती है अगर उसने कोई डिफॉल्ट किया तो। ठीक है। However, a firm with limited access to the capital market, जिसकी कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में पहुंच बहुत कम है, is likely to declare low dividend। तो वो तो पैसा रोक के रखना चाहेगी, डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी, as it relies more on retained earning, क्योंकि वो तो किसके ऊपर रिलाई करेगी? विश्वास करेगी। तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्लान, अपने बाकी आगे के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को क्या करने के लिए? फाइनेंस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट है बच्चों, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। क्या है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर मान लिया, दरअसल होता क्या है बच्चों, तुम अगर अपने मार्केट प्राइस के लिए बहुत सेंसिटिव हो, मार्केट प्राइस किसके? मार्केट प्राइस के लिए, शेयर के मार्केट प्राइस के लिए, क्योंकि हम बात उसी की कर रहे हैं यहाँ पे। शेयर के मार्केट प्राइस के लिए तुम क्या हो? बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, इन द सेंस कि भाई शेयर का मार्केट प्राइस गिरना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में गिरना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो तुम अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे। और अगर तुम्हें यह कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बढ़े चाहे गिरे, तो फिर तो कैसा भी डिसीजन लो। बात समझ में आ रही है? अब इसको तुम यहां से पूरा देखना। दरअसल क्या है इसमें, जो यहाँ पे लिखा है वो बहुत बेसिक लिखा हुआ है, इसका मैं एक्चुअल में बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज करने से पहले, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें बताने से पहले बेसिक बताता हूँ, बेसिक क्या होता है। देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अब मुझे पता नहीं है ये इन्होंने किस हिसाब से तो लिखा, किस हिसाब से तो नहीं लिखा, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑपोजिट होता है। फिलहाल इसकी बात कर, ये कह रहा है कि जो डिविडेंड का रेट होता है ना, और जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर की, यानी कि आप कितना ज्यादा डिविडेंड का रेट रखते हो, कि हम कितना परसेंट डिविडेंड क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो मार्केट प्राइस होता है शेयर का, एमपीएस होता है, डिविडेंड की परसेंटेज में और एमपीएस में क्या रहा? डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? मतलब इसका मतलब ये कहना चाहता है जितना ज्यादा डिविडेंड होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? एमपीएस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ये पता नहीं कौन से कैसे लिख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता, एक्चुअल में नहीं होता ऐसा। फिलहाल लेकिन पढ़ लो इसे, ये क्या है। ठीक है ना? मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, और इसमें नोट जरूर करना। नमन भैया हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में क्या लिख के आना है, एग्जाम में ये लिख के आना है, लेकिन प्रैक्टिकल बताऊंगा क्या होता है। वो कह रहा, अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। इसने कुछ बातें छोड़ दी जो इसके बैक एंड की होती है। सुनो, ये कह रहा है जितना ज्यादा क्या होगा ना, डिविडेंड का रेट होगा, उतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर, यानी कि मार्केट प्राइस उतना बढ़ेगा। Whereas a low rate of dividend decrease the share price in the stock market। लेकिन कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे,
डिविडेंड का जो परसेंटेज अगर वो लो रखेंगे तो उससे ना क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, कम होगा। इसके पीछे ऐसे लिखने के पीछे मुझे ऐसा लगता है इनकी एक सोच भी हो सकती है ना, और वो सोच इस मतलब इस पॉइंट के लिए वो सोच क्या कर रही है, प्रिवेल कर रही है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, अलग होता है। मैं दोनों ही बताऊंगा आपको फिलहाल। सो क्या कह रहा है, सो मैनेजमेंट शुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ द ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। तो बुक का टेक्स्ट क्या बोल रहा है, बुक का टेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो किसके बारे में, अपने एमपीएस के बारे में, किसके बारे में, एमपीएस के बारे में, कि भाई ये घटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, तो तुम क्या कीजिएगा, तुम क्या करोगे, हाई डिविडेंड दोगे। क्या दोगे, हाई डिविडेंड दोगे, ठीक है ना। और अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर का प्राइस बढ़े या शेयर का प्राइस घटे, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तुम कम भी दोगे, तुम्हें तो कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो कोई बात नहीं, कम भी दे तो कम भी चलेगा, मर्जी तुम्हारी, चाहे ज्यादा दे दो चाहे कम दे दो, लेकिन कम भी दोगे तो चलेगा, है ना। ये लास्ट में ये लिखा है, सो मैनेजमेंट शुड कंसीडर द इफेक्ट, तो मैनेजमेंट को इफेक्ट को कंसीडर करना चाहिए ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, की इक्विटी शेयर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और फिर तुम्हें अकॉर्डिंगली क्या लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड, कि कितना देना है या नहीं देना है, और देना है तो कितना देना है, ज्यादा देना है या कम देना है, ठीक है। अच्छा, अब बात पूरी नहीं हुई बच्चों, बात ये है कि इसके पीछे का लॉजिक सुनो। दरअसल क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, किसी से क्रॉस टैली करके देखना। बाकी में जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पे देखेंगे तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से, बाकी लोगों से पूछना जो भी थोड़े बहुत भी ऐसे फाइनेंस की जानकारी रखते हैं, नहीं रखते हैं, या अपने पीयर से पूछना कि लेट सपोज, मेरा सवाल ये है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, कंपनी ने 100 रुपए कमाए और 60 रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो 40 रुपए रोक के रख लिए, तो बाकी लोगों से ये पूछना कि भाई वो 40 रुपए तो कंपनी के हो गए, तो वो बोलेंगे हाँ। 90% लोग बोलेंगे कि वो पैसे जो कंपनी ने रोक के रख लिए वो किसके हो गए, कंपनी के हो गए। कंपनी ने कमाए 100 रुपए, बांट दिए कितने डिविडेंड के तौर पे, 60 रुपए, बात समझ में आ रही है, और रोक के रख लिए 40। तो उनसे अगर तुम, मेरा सवाल ये, अगर तुम उनसे ये पूछोगे कि भाई शेयर होल्डर को तो नुकसान हो गया, शेयर होल्डर को तो नुकसान हो गया कि भाई कमाए थे कंपनी ने कितने 100, दिए कितने 60, 40 अपने पास रोक के रख लिए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, 90% जनता बोलेगी हाँ भाई नुकसान हुआ है, क्योंकि कमाए तो 100 थे, दिए तो कितने ही है 60, 40 रोक के रख ले, नुकसान हो गया। अगर ज्यादा मिलते 80 मिलते, 90 मिलते, 100 मिलते तो उन्हें फायदा होता, जबकि ऐसा नहीं है। जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी किसकी ही है, शेयर होल्डर्स की है। किसकी है, शेयर होल्डर्स की। बात समझ में आ रही है आपको। और उनपे तो इनफैक्ट और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि अब तो प्रॉफिट से भी क्या कमा के देंगे, प्रॉफिट कमा के देंगे। तो मार्केट में ये जो टैक्स लिखा है उसकी असम्पशन बता रहा हूं कि किस बेसिस पे लिखा हो सकता है इन्होंने ऐसे, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं। तो मार्केट में क्या रहता है, मार्केट में लोगों को लगता है कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, उनको यही रहता है कि जो हमें मिला वो हमारा, जो कंपनी ने रोक के रख लिया वो कंपनी का, जबकि ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों को ये लगता है, या ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है वो बढ़िया है। बात समझ में आ रही है। और वो उसको ही क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, उस कंपनी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो उस केस में ये बोल रहे हैं कि अगर कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, क्या देती है, ज्यादा डिविडेंड देती है, तो कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। तुम्हें अजीब सा भी लग रहा होगा कि कंपनी अगर डिविडेंड ज्यादा देती है तो शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है, ये अजीब लग रहा होगा तुम्हें, और नहीं लग रहा है तो अभी रियलाइज करा देता हूं कि कैसे अजीब है। बच्चों दरअसल क्या होता है, आज मान लिया कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो जैसे ही मार्केट में रिजल्ट्स आएंगे कि इस कंपनी ने क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। जैसे कि बच्चों मैं आपको, अभी मेरे पास भी कुछ मेल्स वगैरह आई होगी कुछ कंपनी की, अभी क्या हुआ है, क्वार्टर खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है, वो अपना दिसंबर वाला क्वार्टर खत्म हुआ है ना। अरे समझे तुम, देखो मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल कहाँ फाइनेंस में जा रहा हूँ, तुम कौन से क्वार्टर की बात करने लायक हो। ऐसी तो तुम डबल मीनिंग लेते हो हर बात में। अब देखो मेरे कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मैं वो तो मेरे को जब तुम हंसे तो जब पता पड़ा कि तुमने क्या समझा होगा कि क्वार्टर खत्म हो गया। हाँ जी सुनो,
ये जो थर्ड क्वार्टर गया है ना अभी और चौथा चालू हुआ है, तो थर्ड क्वार्टर के क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। क्या आए हैं? हर कंपनी को बेटा, जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करने होते हैं ना, वो क्वार्टर वाइज भी करने होते हैं। कैसे भी करने होते हैं? क्वार्टर वाइज करने होते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपको दिखाऊंगा, एक बार कनेक्ट कर लूंगा। तो अभी क्या है कि जैसे वो दिसंबर तक का जो क्वार्टर गया है तो उसके रिजल्ट आए हैं। अब जैसे मार्केट में क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे कि इस कंपनी ने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया बच्चों? प्रॉफिट कमाया है। ऐसे रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। तो पता क्या होगा, वो जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के कमाने से उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा ना, वो किसके ऊपर पड़ेगा? शेयर के प्राइस के ऊपर पड़ेगा। किसके ऊपर पड़ेगा? एक्चुअल में बता रहा हूं कि जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका जो इंपैक्ट है वो कंपनी के शेयर के प्राइस के ऊपर पड़ता है। अरे इस कंपनी ने क्या कमाया है, इतना प्रॉफिट बनाया है, इतना प्रॉफिट कमाया है, तो शेयर का प्राइस क्या होगा? बूस्ट अप होगा। क्या होगा? ज्यादा बूस्ट अप होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हुआ क्या, जब वो कंपनी क्या करेगी, वो डिविडेंड क्या करेगी, जो पैसा कमाया था, जब वो पैसा क्या करेगी, डिविडेंड के तौर पे क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो बच्चों जितना जितना वो प्रॉफिट के आने से, जितना प्रॉफिट के आने से वो शेयर का प्राइस क्या हुआ था, बढ़ा था ना, और उसमें से जितना तुमने क्या कर दिया, डिविडेंड क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उतने से शेयर का प्राइस मार्केट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्चुअल में ये होता है। जबकि ये पता नहीं ये क्या ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर कंपनी क्या करती है, ज्यादा डिविडेंड क्या करती है, पे करती है, तो मार्केट का प्राइस बढ़ता है। जब नहीं बढ़ता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि बैकएंड में इन्होंने कुछ कहानी छोड़ दी। कंपनी का प्राइस जब बढ़ता है जब प्रॉफिट होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉफिट होते हैं। और जब वो डिविडेंड डिक्लेयर वो करती है ना, डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिक्लेयर तो छोड़ दी, दो डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो तब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, एक बार तो पहले बढ़ गया शेयर का प्राइस जब प्रॉफिट आए थे, है ना, और फिर जब डिविडेंड क्या देगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जब भी बढ़ जाएगा तो डबल ग्रोथ नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब पहले ही पूरी ग्रोथ हो चुकी है, वो सारी जो ग्रोथ है वो किस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है, शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है, तो अब जब कंपनी उसे क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, उतने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आती है? चलो एक बार वापस से पढ़ लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। इस पॉइंट में थोड़ा सा क्या है, मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई, ठीक है ना। वापस से पढ़ो जल्दी सारे बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट बुलेट पढ़ो, तो उसमें क्या लिखा है कि रेट ऑफ डिविडेंड में और किसमें, मार्केट वैल्यू में डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना ज्यादा डिविडेंड का रेट होता है उतना ही शेयर का प्राइस बढ़ता है, जबकि जो डिविडेंड का रेट कम होगा तो शेयर का प्राइस घटेगा। बात समझ में आ रही है? और इसकी मैंने असम्पशन भी बता दी, असम्पशन ये बता दी कि लोगों को ऐसा लगता है कि जितना क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, जो कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड देती है ना, वो उतनी अच्छी है। तो उनका क्या होगा, वो मतलब वो लोग ना उस शेयर की क्या करते हैं, डिमांड रेज करते हैं। क्या करते हैं? और सारे बच्चों को पता है कि जब डिमांड क्या होती है, रेज होती है, तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये फैक्टर मतलब काम कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो मैंने आपको बाद में बताई। ये बोल रहे हैं ना, ये केवल उनके लिए होता है कि जो लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपनी ने जो पैसा रोक के रखा वो भी हमारा ही है। जिन्हें ये लगता है ना कि बस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जिस कंपनी ने, वो बढ़िया है, जिन्हें ऐसा लगता है, तो वो उसके जब डिविडेंड, मान लिया तुम्हारी कंपनी है, है ना, और तुम्हारी कंपनी में ये कुछ शेयर होल्डर है, और तुम्हारी कंपनी ने अच्छा क्या किया, डिविडेंड दिया, तो ये बाकी शेयर होल्डर आपने बाकी दूसरे लोगों से कहा, हमारी कंपनी ने बहुत क्या दिया है, डिविडेंड दिया। क्या दिया है? वो भी लोग क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। क्या होंगे? इन्फ्लुएंस होंगे। अरे अच्छा यार, हमारी कंपनी ने डिविडेंड दिया, तुम्हारी कंपनी बढ़िया है, तो चलो इसकी खरीदी करते हैं, इसकी डिमांड करते हैं, इस वजह से तो बढ़ सकता है शेयर का प्राइस। लेकिन एक्चुअल में इस पॉइंट का कनेक्शन वो है जो मैंने बताया कि कंपनी जब पैसा ज्यादा कमाती है ना, जब भी क्या हो जाता है, शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, उसके बाद जब कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो वो उतने से क्या हो जाएगा। नमन भैया, मान लिया कंपनी ने 100 रुपए कमाए और कंपनी का शेयर का जो प्राइस है, लेट्स सपोज 10 रुपए से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 10 रुपए से बढ़ गया,
ठीक है ना, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करे 60 रुपए। कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करे? क्या 10 से घट जाएगा? ना बेटा, जितना क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, जितना डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी के हिसाब से तो घटेगा। जब 100 रुपए का प्रॉफिट कमाने से 10 रुपए का शेयर प्राइस बढ़ा था, तो जब तुमने 60 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 6 रुपए से घटेगा। ये केवल इस फैक्ट, ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है। प्रैक्टिकल मार्केट में जाके ये टेस्टिंग नहीं हो सकती। तुम बोलो क्यों, पूछो ऐसा क्यों कि 6 ही रुपए से क्यों नहीं घटेगा? इस फैक्टर की वजह से तो कितने से घटेगा? 6 रुपए से घटेगा। लेकिन भाई प्रैक्टिकली मार्केट में एक फैक्टर कोई ना होता है, हजारों फैक्टर है। मान लिया हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं जो कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि तुम कितना समझ रहे हो कि कितना नहीं समझ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जब हमने डिविडेंड क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कायदे से तो शेयर का प्राइस कितने से कम होना चाहिए था मेरे एग्जांपल में? 6 रुपए से। कितने से? उधर वो रशिया और यूक्रेन वापस से लड़ पड़े। अब उल्टा और 6 से घटने की बजाय 15 रुपए से घट गया। तुम तो कहोगे नमन भैया तो ये गलत बात है। अब बेटा मैं वही तो समझा रहा हूं आपको यार, प्रैक्टिकल मार्केट में एक फैक्टर नहीं लगता, बहुत सारे फैक्टर लगते हैं। तो इस चीज की टेस्टिंग करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन इंपैक्ट थियोरेटिकली उतना ही आएगा। अगर कोई और फैक्टर ना लगे तो जितने से आपने क्या किया है, मतलब जितना आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसके अकॉर्डिंग ही क्या होंगे, प्राइस कम होंगे। आपको दोनों असम्पशन समझ में आई क्या? है ना, एक तो ये जो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसकी भी आपको असम्पशन बताई, और एक एक्चुअल में प्रैक्टिकल में मार्केट में क्या होता है उसकी भी मैंने आपको असम्पशन बताई। ठीक है, क्या समझ में आया? चलो कौन बताएगा मेरे को? इसके हिसाब से तो ऐसा होगा कि अगर डिमांड बढ़ेगी, ये कह रहा है कि अगर डिविडेंड का रेट ज्यादा होगा तो एमपीएस बढ़ेगा, डिविडेंड का रेट कम होगा तो। इसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, वो लॉजिक मैंने आपको बताया। क्या लॉजिक काम करता है? हाँ बिल्कुल, वो डिमांड सप्लाई का गेम है। किसका गेम है? डिमांड सप्लाई का गेम है। कि जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर रही है, लोगों को ऐसा लगता है ये कंपनी अच्छी है, बिकॉज जो रोक के रख लिया पैसा उन्हें ही रखता है, वो तो पैसा किसका है? कंपनी का, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, अब ये तो एक बात हुई। फिर दूसरी बात जो कन्हैया बता रहा है कि एक्चुअल में होता क्या है कि कंपनी का शेयर का प्राइस जब बढ़ता है तो मैटर ये नहीं करता कि तुम्हारा डिविडेंड का रेट ज्यादा है, डिविडेंड का रेट कम है। मैटर ये करता है कि तुम्हारा जो अर्निंग का रेट है, अर्निंग का रेट है वो ज्यादा है या कम है। अगर वो ज्यादा है तो आपका एमपीएस बढ़ेगा, अगर वो कम है। हाँ, इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तुम पैसा रोक के रख लेते हो ना, पैसा रोक के रख लेते हो तो मार्केट का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जब तुमने पैसा कमाया, जब तुमने पैसा कमाया तब तो शेयर का प्राइस बढ़ चुका है। भाई मार्केट में ये भी तो न्यूज गई है ना, इस कंपनी ने क्या किया है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत पैसा कमाया है। तो तब भी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ना उस शेयर की, यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया पैसा कमाती है। हाँ बोलो ना। अच्छा, अब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उनकी तो एक्सपेक्टेशन और भाई सातवें आसमान पे है कि नहीं है? ओ भाई अब तो पैसा कमाया, क्या कमाया। और अब हम नहीं ले रहे भाई, हम नहीं ले रहे, हम वहां पे मीटिंग में जाकर के खारिज कर देंगे कि हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। तो ऐसे में तो प्रॉफिट से और क्या कमा के देगी। तो तुम देखो इस कंपनी की जो ग्रोथ है, इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है कितना बूम पे जाएगा। समझ में आ रही ना बात? अगर मान लिया आगे चल करके इसने फिर जब क्या कर दिया, डिविडेंड क्या कर दिया, लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, शेयर का प्राइस उतने ही इंपैक्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दो ये थियरी चल रही है, ठीक है ना। अगर जो मैंने आपको समझाया, दूसरे वाली जो थियरी समझाई, जो दूसरे वाला लॉजिक समझाया, अगर आप बराबर से एग्जाम में अगर आता है, तुम बराबर से रीजन दे सकते हो तो लिखना, अदरवाइज ये वाली थियरी लिखना। तुम बोलोगे नमन भैया कौन सी गलत है? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। उसकी मैंने असम्पशन बता दी कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और उसके पीछे क्या असम्पशन है, ठीक है ना। चलो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, निकालता हूँ कि मेरे पास कोई किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अभी कोई मेल आई क्या हाल फिलहाल में, क्वार्टर वाली। हाँ, क्योंकि फुल नहीं आएगी अभी। ये नहीं है, ये तो उसकी है, डिविडेंड पे वो करता है ना, तो डिविडेंड पे टीडीएस करता है, तो ये तो उसकी मेल है। ये देख रहे हो, ये दिखा रहा हूँ, ये है आपकी टाटा केमिकल्स की। किसकी है?
आ जाने दो। भाई चुप हो जा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये देखो, उसके तो अभी खुले नहीं है वो, उसके टाटा केमिकल्स के, ये दूसरी कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड। मैंने आपको बोला था ना कि हर एक कंपनी क्या करती है, जब भी या तो अगर शेयर लेके आती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और जो वो होती है क्या नाम, जो पुरानी कंपनी होती है, जब भी वो क्या करती है, पैसा बनाती है, मतलब पैसा बनाती है इन द सेंस कि साल के आखिरी में और क्वार्टर के बाद, हर एक क्वार्टर के बाद, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली क्या करने होते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट देनी होती है, एलआर रिपोर्ट बोलते हैं उसे, और पूरे साल के आखिरी में भी देनी होती है, ठीक है ना। तो वो किसको देनी होती है, शेयर होल्डर को। तो वैसे आती है, देखो अभी कि मैंने बोला कि मेल आती है, तो देखो जैसे ये है, आप देखो ये क्या है, आपका एसओपीएल है, क्या है ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत बनाते होंगे, है ना। रेवेन्यू आपके ऑपरेशन से कितने आ रहे हैं, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें रहती है, आपके कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन होते हैं, अदर इनकम है, ये सब जो फालतू इधर उधर की इनकम होती है ना, जो हमारे बिजनेस से अलग होती है। जैसे मान लिया हम बिजनेस तो करते हैं फर्नीचर बेचने का, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है, तो उनसे हमें क्या आ रही है, इनकम आ रही है, इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो सब अदर इनकम में। ऐसे ये खर्चे लिखे है ना, क्या लिखे है, खर्चे। उसके नीचे देखो, ये देखो, तो ये टोटल एक्सपेंसेस हो गई, टोटल इनकम हो गई। फिर ये है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, पीबीटी जिसे बोलते हैं। नमन भैया एक्सेप्शनल आइटम क्या है, अरे लेट सपोज कोई आग वगैरह लग गई, है ना, उससे चोरी वगैरह हो गई, तो एक्सेप्शनल आइटम है, तो उससे पहले। अभी एक्सेप्शनल इनकम बता रहे हैं, इसका नोट दिया इन्होंने, बता रहे कि एक्सेप्शनल इनकम कौन सी वगैरह हुई है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाया इसमें से, ये रहा। फिर आगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पैट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। देखो यहाँ पे क्या निकाला है, ईपीएस निकाला है, क्या निकाला है, ईपीएस निकाला है। ईपीएस भी क्या होता है, एक बेसिक ईपीएस होता है, एक डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। तुम्हारे मतलब का नहीं है, बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। इस पे इंड एस 102 लगता है, शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है ना, वो तुम्हारे मतलब का नहीं है। तो इस तरह से क्या आते हैं, ये तो एक छोटा सा एक पेज का क्या है, एसओपीएल है। मैंने बोला ना, ये लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है, क्या है, जब कंपनी के फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं पूरे साल भर के, 200-300 पेज की क्या होती है, पूरी पीडीएफ होती है, उसमें 200-300 पेज में क्या रहते हैं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं। रिलायंस के तो और भी उससे ज्यादा समझो, ठीक है ना। हाँ हाँ, शेयर, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि शेयर होल्डर को भेजने भी पड़ेंगे आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हें पता लगाना चाहिए, क्योंकि मालिक है ना, मालिक को पता होना चाहिए कि तुमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। अब जैसे ये कंपनी है, इसने क्या किया है, देखो इधर देखो, दिसंबर 31, 2023, 3 महीने में कितना प्रॉफिट, इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बना के दिया, ये आपका 1438, और ये करोड़ में होंगे नंबर्स, ऊपर मिलियन में है। हाँ, 1438 मिलियन, यानी कि कितने हो गए बच्चों, ये हो गए आपके 143 करोड़, लगभग लगभग 143-44 करोड़, ठीक है ना, उतना प्रॉफिट इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। तो वैसा अब ये सारी चीजें उन्होंने बताई, पिछले भी बताई है,
वो कंपैरिजन भी करके बताया, पिछले क्वार्टर से भी क्या कहा है, पिछले सालों के भी उससे क्वार्टर से भी क्या करके बताया, कंपैरिजन करके बताया। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे क्या भेजनी होती है, रिपोर्ट भेजनी होती है कंपनी को। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो अब आ जाते अपने टॉपिक पे। तो जैसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही रिपोर्ट आई, जैसे ही क्या आई, रिपोर्ट आई, तो इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया बहुत अच्छा, तो मार्केट में न्यूज जाएगी, तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक तभी स्काईरॉकेट होगा, बूस्ट होगा, क्योंकि उस प्रॉफिट का इंपैक्ट आएगा ना शेयर प्राइस में कि अच्छा, अगर मान लिया कंपनी ने क्या कमाया होता, प्रॉफिट ना कमाया होता, लॉस किया होता, तो शेयर का प्राइस बेकार कंपनी है, लॉस कमाती है, क्या कमाती है, लॉस करती है, कौन खरीदेगा इसे, जिनके पास है वो भी बेचारे क्या करना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे। बात समझ में? तो उस केस में जब क्या होगा, उसकी डिमांड तो हो नहीं रही है, नई डिमांड, और सप्लाई हो रही है मार्केट में, तो जब तुम्हें पता है जब डिमांड होती नहीं है और सप्लाई ज्यादा होती है, तो उस केस में प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? नहीं, कहां से हो जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट? अभी बिल्कुल तुमने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि ये देखो, तुम्हारा जो जवाब है ना, तुम्हारे सवाल का जो जवाब है वो इस वाली हेडिंग में मिलेगा, 7th वाली हेडिंग में। तो फिर शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा? तो जब पैसा बनाएगी जब तो बढ़ेगा। अब मान ली जोमेटो है, जोमेटो ठीक है ना, या पेटीएम है, क्यों नहीं बढ़ते इनके शेयर का प्राइस? जब पैसा ही नहीं कमाती, पैसा कमाएगी तो बढ़ेगा ना। आईपीओ लेके आए 2000 रुपए का, भाई धंधे में पैसा बनाओगे तो ही तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जब पैसा बनाओगे, चलो आज ये भी समझ लो, हालांकि मैं समझा चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी फॉर्मली तौर से बता रहा हूं कि शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है। भाई कंपनी अगर शेयर होल्डर क्या चाहेंगे कि तुम हमारा पैसा इंक्रीज करो, वेल्थ हमारी इंक्रीज करो या डुबाओ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो। वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना, इसीलिए तो पैसा लगाया हमने। हमने तुम्हारा 2000 रुपए का शेयर खरीदा पेटीएम का, तो हम यही तो चाहेंगे कि तुम हमारे पैसे को डबल करके दो, ट्रिपल करके दो, जितना हो सके मैक्सिमम उतना करके दो या घटा के दो। ज्यादा से ज्यादा कब होगा वो प्राइस? जब तुम प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि जब तुम प्रॉफिट कमाओगे तो लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करेंगे कि भाई वो कंपनी बहुत प्रॉफिट बनाती है ना, उसकी क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई तो रेस्ट्रिक्टेड होगी ना, उतनी जितने शेयर मार्केट में है उतने ही है, लेकिन उनकी डिमांड क्या हो रही है, रेज हो रही है। भाई तो प्लेन इकोनॉमिक्स है भाई, जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो वो प्रॉफिट जो तुमने कमाया था उनका इंपैक्ट किस में आ गया, ऑटोमेटिक शेयर के प्राइस में आ गया। किस में आ गया? और तुम मान लिया लॉस करोगे, तुम क्या करोगे, लॉस करोगे, तो उस केस में क्या, शेयर होल्डर ने यही दिन देखने के लिए तुम्हें पैसा दिया था कि तुम क्या करोगे, लॉस करोगे। तो अब तुम लॉस करोगे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ऑलरेडी जो पुराने शेयर होल्डर है, वो बोले यार इतने सालों से इसको शेयर को होल्ड करके रखा, 5 सालों से लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा था, लेकिन भाई आते हैं, मेरा एनालिसिस ही गलत था, मैंने विश्वास ही गलत किया, ये नाकारा लोग है, नालायक लोग है, ये मेरा पैसा डुबोया इन्होंने 5 साल से, ठीक है ना। मैंने सोचा चलो अगली बार रिकवर करेंगे, अगली बार रिकवर करेंगे, ये साल दर साल क्या करते हैं, ईयर बाय ईयर क्या करते हैं, लॉस ही करते, नालायक। जब लॉस करते तो जो पुराने वाले शेयर होल्डर है वो तो अपने शेयर को बेचना चाहेंगे, नया कोई खरीदना नहीं चाहता, लॉस मेकिंग कंपनी में कौन जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो डिमांड तो रेज हो नहीं रही है आयुष कुमार, और क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। सारे बच्चों को पता है प्लेन इकोनॉमिक्स, सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड हो नहीं रही है, तो प्राइस क्या होंगे, कम होंगे, तो ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये बता रहा हूं मैं आपको। फाइनली बच्चों बहुत डिफिकल्ट पॉइंट था, मतलब मेरे लिए समझाना आपको, क्योंकि देखो दिक्कत क्या होती है कि गलत गलत मेरे को आता नहीं है बताना, और सही सही बताने में बच्चों को समझाने नहीं, सही सही बताया नहीं जाता। वाह भाई वाह, आधे घंटे पूरी रामायण सुन करके, पूरी महाभारत सुन करके अब ये कह रहा है कि सही से बताया नहीं जाता। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को ये समझाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चा सवाल भी पूछता है ना कि फिर तो अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि बुक वाले गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ बुक वाले गलत है, ये है टेक्स्ट मैंने ही लिखा है, मुझे भी तो पता है कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन मेरा कर्तव्य ये है कि जो लिखा है उसे बता दूं, लेकिन जो होता है सही उसे भी। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, इसे सीधे से खारिज नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता, हो सकता है, उसकी असम्पशन बताई मैंने, है ना, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है वो भी बताया।
फाइनली बच्चों, ठीक है ना, मैं फ्री हो जाऊंगा, एक बार मेरे को डन का मैसेज दे दो कि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया। मुझे पता है कि आधे लोग जो बाद में भी वीडियो देखें गाली देंगे, यार एक पॉइंट पे इतना क्यों टाइम लगाया, लेकिन कोई बात नहीं, दो तुम गाली दो, तुम्हें फ्यूचर में समझेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, कितने हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वीक है। ठीक है, पढ़ लो जल्दी से, तीनों बुलेट समझ में आने चाहिए। और इसके बगल में वो नोटिंग जरूर करना, नहीं किया ना तो पिटाई लगाऊंगा तुम्हारी, क्योंकि इतना मेहनत करके समझाया और नहीं लिखोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ, बुक तो मिल जाएगी, बुक में तो ये तो टेक्स्ट मिलेगा, वो साइड वाला तो अपने आप लिखेगा ना। हाँ जी, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट और भी भाई आते हैं, तो इंटरेस्टिंग है लेकिन और भी भाई आते हैं। पूछो क्यों, अच्छे से पूछो ना, पूछो क्यों भाई, है ना, वो बता इसलिए क्योंकि ये पॉइंट की कोई रेलिवेंसी है ही नहीं आज के दिन में। गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर चुकी है ना, पढ़ाऊंगा तो बुक में है, सिलेबस में है, उन्होंने एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है ना, तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आज कोई इसकी रेलिवेंसी नहीं है। आ सकते हैं इस पे, आ सकते हैं इस पे। नेक्स्ट है बच्चों टैक्सेशन पॉलिसी, सुनो प्लीज, अब ध्यान से सुनना। टैक्सेशन पॉलिसी, ये वो वाला टैक्स नहीं है, ये वो वाला टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है जो अपन लोग उधर देते थे, है तो ये एक टाइप से इनकम टैक्स थी, लेकिन ये जो टैक्स की बात कर रहा है ये दूसरे टाइप के टैक्स की बात कर रहा है। जैसे हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में टैक्स रेट की बात करी थी, तो ये वो नहीं है। टैक्सेशन पॉलिसी ये है क्या, वो समझाता हूं। इसको समझने के लिए बच्चों एक कहानी समझनी पड़ेगी आपको। पहले तो ये बताओ कि इंग्लिश की हिंदी करवाना चाहते हो कि समझना चाहते हो। हालांकि ये पॉइंट आजकल रेलिवेंट नहीं है, ये पॉइंट हट चुका है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। एक जमाना था बच्चों, एक जमाना था कि जब एक टैक्स लगा करता था, जिस टैक्स का नाम होता था CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या इसको DDT भी बोलते थे। क्या बोलते थे? DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये होता क्या था, ये डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने पे लगता था। जैसे कंपनी ने पैसा कमाया, क्या कमाया? पैसा कमाया। बात समझ में आ रही है? एक टैक्स तो देके आ चुके हैं, वो नॉर्मल वाला कॉर्पोरेट टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है, जो कंपनी को देना पड़ता है, वो 30%, उस पे सरचार्ज वगैरह सब कुछ लगा करके जो उधर अपन लोग टैक्स घटाते हैं ना, पीबीटी में से टैक्स घटाते हैं, वो तो दे चुकी है कंपनी। अब जो ईएई बचा, ईएई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, जिनको नहीं समझ में आता ईएई फर्स्ट क्लास जाके देखिएगा। ईएई, तो ईएई जो है, अब ईएई में से हम क्या करेंगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गवर्नमेंट फिर अपना कटोरा लेके आ जाती थी। एक तो क्या दे के आए? टैक्स पहले दे के आए, पहले दे के आए। अब जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तब फिर टैक्स लेने आ गए। जब डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो टैक्स लगता था उसे बोलते थे CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, या दूसरा नाम था इसका DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और बच्चों इसमें भी गवर्नमेंट इतना गंदा खेलती थी, एक तो टैक्स डबल ले रही है, डिविडेंड पहले तो ले चुकी है, फिर डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूट करने पे ले रही है, और इस पे लेती भी इस तरह से कैलकुलेशन, वो तो मैं बताऊंगा नहीं अभी कैलकुलेशन कैसे करती थी। वो इस तरीके से कैलकुलेशन करती थी कि ताकि रेट क्या जाए, मतलब जो डिविडेंड जाए, जो मतलब जो टैक्स जाए बेसिकली, सॉरी मैंने डिविडेंड बोला, जो टैक्स जाए वो टैक्स मान लिया कहा तो 20%, कहा तो मान लिया ये बोला कि 20% CDT का रेट है, DDT का रेट है, वो 20% से क्या होता था? ज्यादा होता था। वो 20% से क्या होता था? ज्यादा होता था। बात समझ में आ रही है बच्चों को? कैसे पता, कैसे कैलकुलेशन देखो, मान लिया क्या है, अपन लोगों ने, चलो थोड़ा हल्का सा सुन लो, अपन लोगों ने अगर 100 रुपए का क्या किया? प्रॉफिट किया। क्या किया? 100 रुपए का प्रॉफिट किया। बात समझ में आ रही है ना? और इसमें से हमने लेट सपोज 20 रुपए का, नहीं 20 का नहीं, चलो 100 का डिविडेंड ही मान लो, थोड़ा आसानी रहेगी तुम्हारे को समझने के लिए। 100 रुपए का हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। गवर्नमेंट बोलती है इस पे 20% क्या दे दो आप? CDT दे दो। अभी नहीं बोलती है, पहले बोलती है, अब तो हट चुका है कॉन्सेप्ट, अभी इधर है तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। गवर्नमेंट कहती है 20% CDT देने का। क्या देने का? तो अभी कितना जाना चाहिए CDT हमारा, मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा वो कितना जाना चाहिए? 20 रुपए का। भाई इतनी निर्दयी थी गवर्नमेंट
इतनी बेरहमी से क्या लगाती थी, कैलकुलेशन करवाती थी। कह रहे कि कैलकुलेशन ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेशन ऐसे नहीं करेंगे, कैलकुलेशन किसी दूसरे ढंग से करेंगे। बाप लोग है भाई, कुछ भी कह सकते हैं, भारत में अगर रहना है तो उनकी माननी पड़ेगी। कह रहे कि अगर ये नॉर्मली, अगर तुम सुनो, नॉर्मली अगर सीडीटी का परसेंट मतलब वो निकालोगे, अमाउंट निकालोगे, तो कैसे निकालोगे? डिविडेंड जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपॉन आपने जो, गलत बोला मैंने, कैलकुलेशन उसकी ऐसे करते थे कि जो सीडीटी का अमाउंट होती थी अपॉन जो डिविडेंड है इनटू 100। ऐसे तो भाई परसेंटेज निकालेंगे हम कि भाई मान लिया हमने सीडीटी 20 रुपए का देना है, कितने का देना है? 20 रुपए का देना है, और डिविडेंड कितने का है हमारा? 100 रुपए का। तो इसी पे तो परसेंटेज निकलनी चाहिए कि 20 रुपए हमने क्या किए, बांटे कितने, मतलब 20 रुपए का हमने टैक्स दिया, कितने रुपए के बांटने पे? 100 रुपए के बांटने पे। बात समझ में आ रही है? तो कितना परसेंट हो जाता बच्चों? 20% हो जाता है। कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। आ जाने दो इसे। अच्छा आ गया क्या यहाँ पे? हाँ जी, 20% हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट बोलते ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसकी। गवर्नमेंट तो कैसे कराती थी इसकी कैलकुलेशन? सीडीटी की अमाउंट लो, अपॉन डिविडेंड में से क्या माइनस करो? वो सीडीटी की अमाउंट माइनस करो, यानी कि जो डेनोमिनेटर था उसे कम कराती थी, इनटू 100। 20 रुपए कितने पे, कितने पे कैलकुलेट करो? 80 पे कैलकुलेट करो। नमन भैया 80 कैसे आया? 100 माइनस 20 जो सीडीटी की अमाउंट दिया आपने, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? इनटू 100, ये हो गया 20/80 इनटू 100, 4, ये कितना पड़ गया आपको? 25%। कितना पड़ा? 25%। ऐसे कैलकुलेशन कराती थी। हाँ, एक तो डबल टैक्स ले रही है और कैलकुलेशन भी ऐसे कराती थी कि परसेंटेज क्या पड़े उसकी, ज्यादा पड़े। बिल्कुल, एक तो ऊपर ही ले लिया टैक्स, इधर लिया और वो भी बढ़ा के लिया। कैलकुलेशन ऐसे करे जैसे बच्चों में इसके ऐसे ऐसे गवर्नमेंट करती है। जैसे भारत के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। क्या होती है? एग्जेम्प्ट। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पे क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता। उसकी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी उसकी गवर्नमेंट ऐसे कैलकुलेशन कराती है कि एग्रीकल्चर पे भी क्या ले लेती है? टैक्स। जबकि संविधान मना करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि एग्रीकल्चर पे क्या नहीं लगा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन इतना खेल गए गवर्नमेंट, ये आज नहीं, मतलब मोदी जी ने इनके पहले से ही ऐसा है, ठीक है ना? मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, पहले से ही ऐसा है और ऐसे ही चलता है। मोदी जी ने मतलब उसे चेंज नहीं किया कैलकुलेशन के तरीके को, वो ऐसे ही चलता है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम पे क्या ले लेती है? टैक्स ले लेती है। तो ये मैंने आपको दो एक एग्जांपल बताए कि गवर्नमेंट यहाँ पे खेलती है। अब सुनो बच्चों, ये तो एक पार्ट हुआ कहानी का। आप क्या समझ में आया इस कहानी से? क्या शिक्षा मिली अभी तक? बोलो। कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो टैक्स लगता था वो क्या है? उसे क्या बोलते थे? सीडीटी, या दूसरा नाम उसका डीडीटी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये टैक्स एक बार तो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है ऊपर, ये डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे है टैक्स। और इसकी भी फिर आपको एक बात और क्या पता चली कि इसकी भी कैलकुलेशन ऐसे कराते थे ताकि इसकी परसेंटेज क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। कहने के लिए, दिखाने के लिए 20% है, लेकिन एक्चुअल में वो 20% से ज्यादा है। खैर, ये चीजें कहीं भी काम में नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जब लिखा है कॉन्सेप्ट तो समझाना है तो ये समझना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब मान लिया कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए क्या किया? सुनो बच्चों, 100 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या किया? उसमें से 25 रुपए का क्या चला गया? टैक्स चला गया। टैक्स कौन से वाला टैक्स? सीडीटी या डीडीटी। तो शेयर होल्डर को कितने ही मिलते थे? 75 रुपए। कितने मिलते थे? 75 रुपए मिलते थे। पहले ऐसा होता था। और फिर शेयर होल्डर को देखो, शेयर होल्डर की क्या है? इनकम है। क्या है? इनकम। कायदे से तो उस पे भी क्या लगना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अरे बहुत लूटा तुम्हें, हमने पहले टैक्स लिया, फिर टैक्स लिया, वो भी बढ़ा के लिया, अब तुम्हें फ्री कर देते हैं। यानी कि तुम्हारे से नहीं लेंगे, बस कंपनी को देना होता था। क्या देना होता? कंपनी को देना होता था। अब गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट क्या ही कर दिया, खत्म ही कर दिया कि कोई सीडीटी कोई डीडीटी नहीं लगेगा। अब क्या होगा? मान ले कंपनी ने इनकम टैक्स दिया, वो जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है 30% प्लस सरचार्ज वगैरह लगा करके, वो सारी चीजें, वो टैक्स दिया। अब कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूट करने पे सीडीटी या डीडीटी नहीं लगता। अब होता क्या है, लेकिन
ऐसा कोई कंपनी ने, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया, कोई मेहरबानी नहीं की। क्यों नहीं की मेहरबानी? क्योंकि पहले तो बस ये टैक्स क्या था, कंपनी को देना होता था, शेयर होल्डर को पता नहीं चलता था। बात समझ में आ रही है ना? अभी क्या किया, अभी कंपनी पे से तो हटा दिया कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे तो टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारी क्या है, इनकम है, शेयर होल्डर की क्या है, इनकम है, अब वो किसके हाथों में क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया, शेयर होल्डर के हाथों में। मतलब अब कंपनी को नहीं देना है, ये किसको देना है, शेयर होल्डर को। डीडीटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। शेयर होल्डर कैसे देगा, शेयर होल्डर की तो वो इनकम है। बच्चों 5 सोर्स होते हैं इनकम के। इनकम जो आप अपने धंधे से कमाते हो, बिजनेस से, प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हो, सैलरी से कमाते हो, ठीक है ना। एक होता है अदर सोर्स और एक होता है कैपिटल गेन। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है ना। तो उसमें जैसे बाकी आप और भी इनकम कमाते हो तो ये आपके मतलब उसमें अदर सोर्स में काउंट हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो अब ये कर दिया। मुझे बताओ पूरी कहानी समझ में आई आपको, क्या हुआ, क्या हुआ, एक नटशेल में बताओ। अभी अभी मैंने वो नहीं बताया जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तो सब पीछे की कहानी है, वो तो तुम्हें जब समझ में आएगा। अभी जब मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको। पहले क्या होता था, बोलो। पहले डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, जिसका नाम क्या था, सीडीटी या डीडीटी, ठीक है। अच्छा, उसमें भी कैलकुलेशन ऐसे करती थी कि टैक्स की रेट क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, दिखाने के लिए कम, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे करती थी कि वो ज्यादा पड़े टैक्स। समझ में आ रही बात? अच्छा, लेकिन फिर वो जैसे, क्योंकि वो डिविडेंड वो डीडीटी कट के किसको मिल गया, बोलो किसको मिला रे, शेयर होल्डर को। किसको मिला, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर के, वैसे तो शेयर होल्डर की इनकम है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला अरे बहुत लूटा तुम्हारे को, अब नहीं ले रहे तुम्हारे से, तुम्हारे हाथों में एग्जेम्प्ट है ना, क्योंकि डीडीटी ले चुके हैं। अब गवर्नमेंट ने से क्या कर दिया, हटा दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट, सीडीटी का कॉन्सेप्ट हटा दिया। तो मेहरबानी की गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने हटाया ये, मेहरबानी की नहीं, देखो दिखाने के लिए क्या की है, मेहरबानी की कि देखो कंपनी को, कि देखो डीडीटी क्या कर दिया हमने, हटा दिया, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास तो टैक्स जाएगा। इसके हाथों में से हटाया, किस पे लगा दिया, शेयर होल्डर पे लगा दिया। कि पहले बस फर्क ये पड़ा कि पहले किसको देना पड़ता था, कंपनी को, अब किसको देना पड़ता है, शेयर होल्डर को। पहले वो कंपनी को ना इसलिए, क्योंकि देखो कंपनी तो दे के आ जाएगी, शेयर होल्डर खुश होगा, देखो मेरे को तो ना गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है, टैक्सेबल इनकम फ्री करके रखी है, उसपे मेरे को मतलब वो डिविडेंड की इनकम टैक्स फ्री रखी है, उसपे कोई टैक्स नहीं देना है। पहले तो बस शेयर होल्डर को इतना रहता था, हालांकि वो भ्रम में था, टैक्स ऑलरेडी कट के आ चुका था पहले, लेकिन अब ये होता है, अब शेयर होल्डर को ये रहता है कि हाँ भाई मेरी डिविडेंड की इनकम है तो बस मैं ही टैक्स दूंगा उस पे। तो ये चीज है। अच्छा ध्यान से सुनना, ये तो हुई बैक एंड की कहानी। अब प्रॉपर 2 मिनट और थोड़ा फोकस करना, तो वह भी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लिया बच्चों आज ये सीडीटी का रेट 20% है, जो इफेक्टिवली कैलकुलेट करते हैं तो 25% आता है मेरे एग्जांपल में, मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया आपको, ठीक है। अच्छा, मान लिया ये गवर्नमेंट सीडीटी का रेट, ऐसा समझो ये सीडीटी का कॉन्सेप्ट आज भी है, समझ लो, क्योंकि मैं वो लिखा हुआ तो पढ़ा रहा हूं। और गवर्नमेंट ने वो जो 20% का रेट बोल के रखा था, अब वो बेस रेट ही कितना कर दिया, 30% कर दिया। क्या कर दिया, 30% कर दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जब सीडीटी का रेट बढ़ जाएगा तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी या कम करना चाहेगी? रेज योर हैंड, बताना मत, डिस्क्लोज मत करना। अगर सीडीटी का रेट बढ़ेगा तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी या कम करना चाहेगी? रेट बढ़ गया सीडीटी का, आयुष कुमार, कम करना चाहेगी। हाँ जी, आप हाथ उठा रहे हो, नहीं सोच रहे हो, वेरी गुड, सोचो, टेक योर टाइम, सारे बच्चे सोचो। अगर सीडीटी का रेट बढ़ जाए, यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे, हालांकि आज नहीं है लेकिन फिर भी कंसीडर कर लो कि आज है ऐसा कॉन्सेप्ट ये, और अगर रेट बढ़ा दे तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देना चाहेगी या कम? कम, कम, पीछे, कम, ज्यादा। और जिनका आंसर कम है उन्हीं का आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। भाई मान ली कंपनी, अगर सुनो, आज कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, लेकिन बीच में कटोरा कौन लेके आएगी? पहले तो कटोरे में कितने मांगती थी, 20, कितने मांगती थी? वो तो छोड़ दो, कैलकुलेशन में तो मैं जा ही नहीं रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करवाती थी। पहले तो कितने मांग रही थी, शेयर होल्डर के हाथों में कितने जा रहे थे,
80 जा रहे थे। कितने जा रहे थे? इफेक्टिवली छोड़ दो वो कैलकुलेशन, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। लेकिन अब सामने से आके कितने मांग रही है? 30 मांग रही है। तो शेयर होल्डर के हाथों में कितने जाएंगे? तो कंपनी कम देना चाहेगी डिविडेंड। क्यों कम देना चाहेगी? उन्हें समझाएगी, शेयर होल्डर को समझाएगी, देख बाबू बात ऐसी है। अरे बताओ इन्हें कौन समझाया? वो अरे सुन लो, हमने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज वो नादान है ना, वो ना चलो कोई बात नहीं, बाबू भैया बोल देते हैं अब तो सही। जान दो, इधर बोलो तो इधर प्रॉब्लम, इधर बोलो तो इधर प्रॉब्लम। हाँ जी सुनो, तो हम बोलेंगे, चलो चलो सुनो भाई, अभी सुनो, नहीं बोलता हूँ यार, तुम तो कुछ भी सोचते हो। कंपनी बोलेगी मेरे चांद, बात ऐसी है कि तेरे को पता नहीं है, तू नादान है, तुझे लगता है कि तू डिविडेंड मांगना चाहता है, डिविडेंड लेना चाहता है, मत ले आज डिविडेंड। हमें लगता है फ्यूचर में, लेट सपोज मैं अपने मन से एक कहानी बना रहा हूँ, हमें लगता है कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट सीडीटी का रेट क्या करेगी? कम करेगी। तो जब ले लियो, कह रहा मुझे नहीं पता, इस पे तुम मेरा पागल बना रहे हो, इस पे कोई टैक्स वैक्स नहीं देना होता। अरे बेटा तेरे को तो नहीं टैक्स देना होता, हमें तो देना होता है, और हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, हम तो तेरे फायदे की बात कर रहे हैं। लेट सपोज आज गवर्नमेंट 30% सीडीटी ले रही है, तेरे पल्ले में कितने जाएंगे? 70 जाएंगे। हमें ऐसा लगता है, हमारी फाइनेंस टीम ने बात की है, वो बातचीत चल भी रही है, आने वाले टाइम में ऐसे इनपुट मिले हैं कि गवर्नमेंट ये सीडीटी का रेट क्या करने वाली है? 10% करने वाली। क्या करने वाली है? तो देख, आज जो गवर्नमेंट के पल्ले में कितने जा रहे हैं, उसके कटोरे में कितने जा रहे हैं? 30 जा रहे हैं। वो कितने जाएंगे फ्यूचर में? तो हमें कौन सा रखना है वो पैसा? तेरे पास ही तो जाएगा। आज तेरे पास 70 जा रहे हैं, कल तेरे पास कितने आएंगे? 90 आएंगे। अगर 10% जाएगा गवर्नमेंट को, तो बात समझ में आ रही है ना? तो वही तो मैं समझाना चाहता हूं को कि अगर सीडीटी का रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो कंपनी कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ शेयर होल्डर। किसके वेलफेयर के लिए? शेयर होल्डर के लिए। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर लेट सपोज आज रेट कितना है? सीडीटी का 5% है। कितना है सीडीटी का? मैं बच्चों बार बार बोल रहा हूं, आप मेरी इस बात को गलत से इंटरप्रेट मत कर लेना। ये कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना ही समझा रहा हूं, ठीक है ना? आप जाके चेक करना कि कभी गवर्नमेंट सीडीटी लेती कि नहीं लेती है, खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है? लेकिन अगर आज लेट सपोज गवर्नमेंट 5% क्या ले रही है? सीडीटी ले रही है, और हमें ऐसा लगता है इन फ्यूचर गवर्नमेंट क्या करने वाली है आने वाले टाइम में, है ना, 2 4 5 दिन में, 10 दिन में, महीने में क्या करने वाली है? इसके सीडीटी के रेट बढ़ाने वाली है। तो मान लिया शेयर होल्डर कह रहे जी कोई बात नहीं, दे दियो, 1 महीने में दे दियो। ओ भाई हाँ जी ले ले, आज तो तेरे पल्ले में क्या जाएंगे? ज्यादा आएंगे पैसे, कल चल करके फिर इसमें से आज तो गवर्नमेंट को 5 ही देने हैं, तेरे हिस्से में कितने आ जाएंगे? 95 आएंगे, टैक्स कम जाएगा। आने वाले टाइम में हमें ऐसे इनपुट मिले, गवर्नमेंट क्या करने वाली है? सीडीटी का रेट बढ़ा 30% करने वाली है। आज जो 95 जा रहे हैं ना तेरे पल्ले में, कल कितने आएंगे? 70 आएंगे। तो आज ही ले ले। तो इस केस में जब सीडीटी का रेट कम होगा, तो कंपनी क्या करना चाहेगी? ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगी। थैंक गॉड कि मैं आपको 2 पॉइंट समझा पाया। हाँ जी पढ़ लो भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा नालायक, पढ़ लो कम से कम यार, ऐसे के बच्चे की जान नहीं लोगे बिल्कुल ही। तुम्हारी इन हरकतों से देखो कितना नुकसान होता है। तुम कुछ भी बोलते, हमें म्यूट करनी पड़ जाती, फिर बाद में हमारे ध्यान रहते नहीं है। नहीं अब तो कर लीजिए बताओ कल के तो हमारे कैसे, ये जो दर्द दिया है ना तुमने कल, मतलब हाँ, कल तुम कुछ भी बोलते हो तो ये कितना, हमें 3 घंटे चुकाना पड़ेगा हमें नॉन स्टॉप। अब देखो कितना मुश्किल रहेगा हमारे लिए, तुम भी नहीं रहोगे सामने। अच्छा चलो फिर तो सही रहेगा। 10th क्लास के बच्चों को उठा के लेके आना।
अरे वो ज्यादा छोटे हो जाएंगे, उन्हें समझेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ो जल्दी से, अब फालतू की इधर उधर की बातें मत करो। टैक्सेशन पॉलिसी। अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो, समझो बात को। हाँ नोट भी पढ़ो। तो ये शेयर होल्डर के तो भी डिविडेंड अभी जैसे मैंने तुम्हें वो दिखाई थी ना, सुनो एक मेल दिखाई थी, इसके लिए मैं बताता हूँ। मैं कह रहा था कि ये तो उसकी है, वो अभी अभी मेल आई थी, दिखाता हूँ अभी आपको। सही कहा तुमने, एक बार बोल भी दिया। हाथ के आते कॉन्सेप्ट का यहाँ पे टैली भी हो जाएगा। देखो कहाँ पे है, ये रहा कैम्स। ये देखो बच्चों, ये कंपनी है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। और ये है किसके लिए, ये मेल किसके लिए, ये देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट देखो इसका मेल का, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। सारे बच्चों को पता है ये लिस्टेड कंपनी है। कैसे पता चला नमन भैया? बिकॉज लिमिटेड है। वेरी गुड। प्राइवेट लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड हो भी नहीं सकती, उन्हीं के तो शेयर्स में डीलिंग होती है जो लिस्टेड होती है कंपनी। अब देखो ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन डिविडेंड। एक कॉन्सेप्ट होता है, ये तो समझाऊंगा। अब ये मेरे पास मत देखना है क्या होता है टीडीएस, ठीक है ना, बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, अलग ही दुनिया है। कुल कुछ तो मिला के ये कह रहे हैं कि मतलब ये समझो कि टीडीएस क्या होता है, टैक्स होता है। क्या होता है? ये कह रहे हैं कि क्या है कम्युनिकेशन, ये हम तुम्हें बता रहे हैं किसके बारे में, डिडक्शन ऑफ टैक्स। बस वो आगे छोड़ दो क्या लिखा है, एट सोर्स वगैरह छोड़ दो, उससे कोई तुम्हें मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड, किसके ऊपर? अब एक मेल, मैं कौन हूँ? शेयर होल्डर हूँ। और ये मेल किसको आई है? मेरे को आई है। देखो यहाँ पे लिखा ना डियर शेयर होल्डर। अभी कभी तुम सोचो मैं ऐसे फालतू में बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं अपने मन से कुछ भी बना के बता रहा हूँ। देखो बोला है डियर शेयर होल्डर, इसका मतलब अभी टैक्स किसको देना है? जो टैक्स लगेगा डिविडेंड पे वो किसके हाथों में टैक्सेबल होगा? यानी कि अब सीडीटी और डीडीटी नहीं लगता। भला हो इन कंपनी वालों का कि टाइम पे ऐसी मेल मिल गई कि जो मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल भी दे पाया आपको, ठीक है ना। ये देखो लिखा है नीचे, पूरी डिटेल लिखी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी की मीटिंग की फरवरी 6 में 2024 में। उन्होंने रिकमेंड किया पेमेंट ऑफ थर्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बच्चों? जो बीच बीच में देती है। थर्ड इंटरिम डिविडेंड, तीसरी बार डिविडेंड आ रहा है इस कंपनी का, और वो भी कितना परसेंट? 120%। 12% नहीं, 120%। नमन भैया फिर तो यार बहुत बढ़िया हो गया यार। ये कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है आजकल? 3000 के आसपास चल रहा है। 120% डिविडेंड आएगा? ओ माय गॉड। अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। 120% जो डिविडेंड होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं आता। समझा क्या? तुम्हें लगता हो भैया नमन भैया बहुत अमीर हो जाओगे ऐसे तो, मान लिया एक शेयर पे 120% डिविडेंड आएगा मतलब 3600 रुपए का डिविडेंड आएगा? नहीं बेटा, मार्केट प्राइस पे क्या नहीं आता? डिविडेंड नहीं आता। डिविडेंड की जो कैलकुलेशन होती है फेस वैल्यू पे होती है। कितने पे होती है? फेस वैल्यू इधर लिखी हुई होगी, देखो लिखा है ब्रैकेट में, देखो क्या लिखा है, 12 रुपए पर इक्विटी शेयर। 12 रुपए पे लगेगा 120%। समझ में आ रही है? यानी कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड आएगा? 12 और 14.4, मतलब 14 रुपए 40 पैसे का क्या आएगा? एक शेयर पे डिविडेंड आएगा। बात समझ में आ रही है ना? कभी तुम सोचो मार्केट, ये समझ लेना, आधे लोगों को पता नहीं होता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जैसे एमआरएफ का शेयर है 1 लाख रुपए का है, कितने का है? और मान लिया उन्होंने 200% का क्या दिया है? डिविडेंड दिया है। तो लोग बोलते हैं ओ भाई 1 लाख रुपए का शेयर और 2 लाख रुपए का क्या आएगा? डिविडेंड। ए छपरी निकलना इधर, उसकी फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी। फेस वैल्यू अलग होती है। अबे अकाउंट्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो तुम? हाँ ना नालायक, कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते? इधर ऐसे देखते हो बस, हाँ हाँ बोलते हो आज का चैनल। फेस वैल्यू अलग होती है, मार्केट प्राइस अलग होता है। डिविडेंड किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। अगर वो खाली डिविडेंड लिखा है, डिविडेंड की रेट लिखी है, अगर डिविडेंड यील्ड लिखा है, यील्ड YIELD, डिविडेंड यील्ड लिखा है, तो वो किस पे निकाला है? मार्केट प्राइस पे निकाला है। अब तुम बताओ जो डिविडेंड यील्ड निकालेंगे हम, वो ज्यादा होगा 120% से कम होगा? कम होगा, क्योंकि ये तो तुमने 120% निकाला 12 रुपए पे। जब तुम 3000 रुपए निकालोगे तो वो तो कम हो जाएगा ना। अरे 14 रुपए, वो 14 रुपए 40 पैसे कितने पे निकालोगे?
3,000 रुपए पे निकालोगे तो परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वैसा तब समझेगा तुम्हें। आधे लोगों को ये दुनिया किसमें भ्रम में जी रही है कि डिविडेंड मिलता है तो किसमें मिलता है, एमपीएस पे नहीं मिलता है, एफवी पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। तो देखो पूरा लिखा है 23-24 के लिए पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इतना ऑफ कंपनी, ये सारी चीजें और दुनिया जहान की चीजें नीचे लिखी है, ये उसका रेफरेंस भी दिया है। और देखो मैं बता भी देता हूँ आपको, सेकंड वाला बेटा जो पैरा है वो पढ़ के भी बताता हूँ। क्या लिखा है, एज यू आर अवेयर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसे कि तुम अवेयर हो किससे, आईटी एक्ट 1961 से, एज अमेंडेड, जो अमेंड हुआ था कब, बाय द फाइनेंस एक्ट 2020, जो अमेंडमेंट कब आई थी, 2020 में आई थी, 2020 में। अरे उधर मैंने नोट में लिखा था ना, अभी नोट में लिख के दिया है तुम्हें। वो कह रहा है कि डिविडेंड पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी आफ्टर कब, 1 अप्रैल 2020 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। थैंक गॉड, मतलब आज ऐसा कोइंसिडेंस हुआ है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और ऊपर ही कोई मेल मिल गई और जहां पे मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया बिल्कुल। तो कह रहा है कि अब वो किसके हाथों में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल है। द कंपनी शैल देयरफॉर बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, तो कंपनी क्या काटेगी, टीडीएस काटेगी। अभी अलग चीज होती है, मतलब जाएगा तुम्हारे हाथों में, कटेगा तुम्हारा, ठीक है ना, मतलब शेयर होल्डर का, वैसे बोल रहे हैं। ये इसमें मत जाना बहुत ज्यादा, ये टीडीएस अगर समझना चाहते हो तो फिर अलग से देखना यूट्यूब पे जा करके, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो लोग टैक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि टीडीएस कटेगा आपके ऊपर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ द सेड थर्ड इंटरिम डिविडेंड। हल्का सा अगर फिर भी सुनना चाहते हो इसके टीडीएस के बारे में तो समझो कि एडवांस में टैक्स चला गया। एडवांस टैक्स को क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। गवर्नमेंट पहले क्या ले लेगी, मतलब मेरे को टैक्स काट के ही देगी कंपनी, जो वो देगी ना मेरे को डिविडेंड देगी वो, हाँ जो मैं टैक्स जमा कराता ना वो पहले ही काट के देगी। अरे कुछ नहीं है, पागल बनाया है, डीडीटी निकाल कर हटा करके क्या लगा दिया उस पे, टीडीएस लगा दिया, बस बात खत्म, ठीक है ना। अभी सारी चीजें बताइए यहाँ पे पूरा कि ऐसे ऐसे तुम्हें ये चीजें लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, पूरा दुनिया जहान की चीजें बताइए। चलो अब देखो, अब सारे बच्चे पढ़ो, पहला बुलेट पढ़ो, मैं पढ़ के बताऊं क्या, चल पढ़ लिया था ना आपने, समझ में भी आ गया था ना, झूठ मूठ में तो नहीं बोल रहे। फिर भी मैं पढ़ देता हूं एक बार, बाकी जिन बच्चों को ऐसे लगते कभी सोचे कि वैसे भगा दिया, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं भगा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अर्लियर डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री, थोड़ा बच्चों रिकॉग्नाइज करना है एफर्ट्स को कि तुम क्या पढ़ रहे हो और क्या पढ़ाया जा रहा है तुम्हें। एक बार थोड़ा पूछना किसी से कि सीडीटी क्या होता है, उल्टी सीधी फालतू की चीजें बताते हैं लोग, पता नहीं कुछ भी बताएं जो मन में आ रहा है, ठीक है ना। एक बार कभी पूछ के देखना तो पता तो पड़े कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा, थोड़ा पता तो चले कि हाँ भाई कि किस लेवल से हमें पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे ना, थोड़ा देखोगे नहीं कि कितना लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है बाहर मार्केट में, है ना। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, फिर मतलब मेरे को ये बोलना क्यों पड़ रहा है, बोलना नहीं चाहता, बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नमन भैया फीस बहुत चार्ज करते हैं। ये उन लोगों को मैसेज दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो लोग ये बोलते हैं फालतू में कि फीस बहुत चार्ज करते हैं नमन भैया। पहली बात तो कोई इतनी फीस चार्ज नहीं करते हैं, जो है वो सब आपके सामने है, कैलकुलेशन वो प्रॉपर है ना। लेकिन जो बोलते हैं ना, वो उनको मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो ये कॉन्सेप्ट समझाइए, क्या ये चैप्टर की तरफ आंख भी उठा के देखे, ओपन में मेरा खुला चैलेंज है, अगर चैप्टर की तरफ आंख भी उठा के देखेंगे ना, मैं आ बैठ करने के लिए तैयार हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे जिस मंच पे बुलाओगे उस मंच पे आके मैं आ बैठ करने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। पूरे चैप्टर इधर उड़ाते हैं नहीं उड़ाते, ठीक है ना, तो एटलीस्ट कम से कम उन्हें तो ये शोभा नहीं देता कि ऐसी बात बोलिएगा, है ना। बच्चों को सर्व करते हैं, जो चीज सर्व करते हैं उसका पैसा लेते हैं, फ्री की नहीं खाते हैं। देख लो बस, इधर देख लो, अर्लियर डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री, कह रहे कि पहले जो डिविडेंड इनकम होती थी वो टैक्स फ्री होती थी। और सुनो, पहले जो डिविडेंड इनकम होती थी वो टैक्स फ्री होती थी, टैक्स फ्री इनकम होती थी, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट लेती नहीं थी टैक्स, टैक्स फ्री होती थी किसके लिए, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर से क्या नहीं लेते थे वो टैक्स। अभी मैंने मेल दिखाई आपको, जो जहां पे मेरे को मेल आई है कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स, मतलब देना भी क्या पड़ेगा, कह रहे हैं कि एडवांस में ही हम काट लेंगे टैक्स, ठीक है ना। सो दे प्रेफर हाई डिविडेंड, so they prefer high dividend. However, dividend distribution tax or corporate dividend tax is levied on companies. ये समझा क्या तुम्हें क्या बोला, तो कह रहे कि जब पहले तो क्या होता था, शेयर होल्डर के हाथों में तो टैक्सेबल नहीं होती थी ये डिविडेंड की इनकम, तो वो क्या चाहते थे कि हमें क्या मिले, ज्यादा क्या मिले, डिविडेंड मिले। तो यही तो मैं जब भी तो बोल रहा था आपको कि हम उसे बोल रहे मेरे चांद ऐसा नहीं होता, तुझे तो लग रहा है
तुझे तो लग रहा है कि टैक्स नहीं जाता, लेकिन टैक्स ऑलरेडी हमने दिया है। तो वो चाहते थे कि उन्हें ज्यादा डिविडेंड मिले, लेकिन फिर वो बोल रहा है कि कंपनी के ऊपर क्या लगता था, सीडीटी या डीडीटी लगता था। लेविट का मतलब लगना। इन केस ऑफ हायर सीडीटी, अगर सीडीटी का रेट क्या होगा, द कंपनी प्रेफर्स टू पे अ लेसर डिविडेंड। द कंपनी प्रेफर टू पे अ लेसर डिविडेंड। अगर सीडीटी का रेट ज्यादा होगा तो कंपनी क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। तो बेटा मुन्ना तू नादान है ना, तुझे पता नहीं है हमें, है ना, हम तेरे फायदे की बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द सीडीटी रेट इज लो, अगर सीडीटी रेट क्या होगा, कम होगा, देन द कंपनी में डिक्लेयर अ हायर डिविडेंड। तो कंपनी क्या करेगी, हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नोट में देखो बच्चे लोगों, क्या लिखा है, फाइनेंस एक्ट 2020 अभी पढ़वाया ना तुम्हें मेल में, 1 अप्रैल 2020 के बाद, है ना। फाइनेंस एक्ट क्या होता है नमन भैया, अरे गवर्नमेंट बजट में समझाया है तुम्हें। जो गवर्नमेंट वो बिल लाती है ना, बिल लाती, कौन से वाला बिल, अभी जो बजट का लेके आती है वो 1 फरवरी में, वो फाइनेंस बिल होता है। क्या होता है, फाइनेंस बिल या फाइनेंस बिल आप बोलो उसे प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है ना। जब वो पास हो जाता है तो वो बनता है फाइनेंस एक्ट। क्या बनता है, तो पहली बार फाइनेंस एक्ट 2020 में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, हैज इंट्रोड्यूस द एबोलिशन ऑफ डीडीटी। एबोलिशन मतलब हटाना, खत्म करना। किसको खत्म किया गया, डीडीटी को, फॉर कंपनीज। किसके लिए, जस्ट कंपनीज के लिए। नाउ द डिविडेंड इनकम, कहने का मतलब ये है कि जो हेडेक कंपनी की थी ना, वो किसके ऊपर ट्रांसफर करी अब, शेयर होल्डर के, ठीक है ना। तो कह रहे हैं नाउ द डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। अब वो किसके हाथों में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथों में टैक्सेबल है। सो एज ऑफ नाउ टैक्सेशन पॉलिसी इज इररेलेवेंट। तो ये जो टैक्सेशन पॉलिसी वाला जो पॉइंट है ना, ये इररेलेवेंट हो जाता है। एग्जाम में आएगा, पहली बात तो स्पेसिफिकली तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर वो फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन पूछता है तो आप चाहे तो लिख सकते हो, मैं तो ये कहूंगा, लेकिन सबसे बाद में प्रेफर करना है इसे। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ वही तो मैं समझाना चाहता हूँ, जब से कट पहले भी किसका रहा था, शेयर होल्डर का, कट अभी भी उसी का रहा है, लेकिन बस ये क्या है, हेडेक ट्रांसफर करी है। हाँ कंपनी का तो ना तो पहले फायदा था ना फायदा है, जाना तो किसी भाई, बस ये था कंपनी का। तो फायदा कंपनी का ये बोल सकते हो कि कंपनी की हेडेक कम हो गई। क्या हो गई, पहले जो उन्हें डीडीटी काटना होता था, फिर वो जमा करवाना होता था, वो हेडेक हो गए, खत्म हो गई। वो सारी सरदर्दी किसके ऊपर आ गई, शेयर होल्डर, वो खुद देखेगा अब अपने आप। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज है। और बच्चों एक बात और बता दूं, तुम बोलोगे नमन भैया हमें डिविडेंड की इनकम मिलेगी तो हम छिपा लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है। बेटा सारी कुंडली निकाल देती गवर्नमेंट, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके अभी तुम एक बार पैन नंबर बताओ अपना, तुम्हारी सारी कुंडली निकल जाएगी पूरी, ठीक है ना। क्या तुमने कहां से कमाया, कितना शेयर से कितना कमाया, पैसा इधर से कहां से, जो बैंकिंग चैनल से है उसको तो छिपा सकते हो आप, जो आपने कैश में बनाया है वो तो ब्लैक में रख सकते हो, लेकिन वो जो बैंकिंग चैनल से पता है वो नहीं छुपा सकते आप, कितना ट्रांजेक्शन हुई, कितना कैसे, वगैरह वगैरह। ये थोड़े जो बच्चों ये जो 2 पॉइंट थे, थर्ड और फोर्थ, ये थोड़े ट्रिकी थे, इनको अच्छे से समझना होगा। आई थिंक आपने समझ ही लिया होगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये बहुत छपरी पॉइंट है, ये देखो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। मैं क्या बताऊं रे, हमारे बच्चे इतने होशियार है वो खुद ही बता देंगे। बोलो, मैं आपको बस इतना बोलता हूं कि एक कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आने वाले टाइम में उसके पास प्रपोजल्स है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या कीजिएगा बोलो आज के दिन पे, बोलो, पैसा रोक के रखिएगा कि बांट दीजिएगा। अरे क्या कमाल, इसी बात पे तो मैं मरता हूँ तुम्हारी, तुम ऐसे ऐसे आंसर देते हो, ठीक है ना। कह रहे कि आज कंपनी क्या करेगी, पैसा क्या करेंगे, रोक के रख लेंगे, बिकॉज हमें भाई हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ऑप्शंस है। एक कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, थकी हुई कंपनी, कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता, ना ही उसके पास कोई क्या है। हाँ मतलब तुम तो थोड़ा अलग ही उसमें चले गए, टोन में चले गए, खैर। हाँ जी, वापस से ट्रैक पे आओ। तो एक कंपनी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता है, वैसी ना उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो वो क्या बोलेगी, हमारे पास है तो है नहीं कुछ करने के लिए, ये प्रॉफिट है बेचारे को, इनको खुश कर दो, चलो लो ले जाओ। क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखना, कंपनीज विद ग्रेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ऐसी कंपनीज जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, प्रेफर टू रिटेन मोर मनी। भाई मान जाओ, ऐसे मत करो। वो क्या करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, पैसा रोकना पसंद करेंगे, आउट ऑफ देयर अर्निंग, किस में से, अपनी कमाई में से, अर्निंग में से, टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, ताकि किसका बंदोबस्त किया जा सके, बोलो ना, जो हमें आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका बंदोबस्त किया जा सके। सो कंपनीज हैविंग ग्रोथ प्लान्स,
तो ऐसी कंपनी जिनके पास ग्रोथ प्लान है इन नियर फ्यूचर, आने वाले नियर फ्यूचर में, कि भाई उन्हें ये प्रोजेक्ट लगाना है, ये प्लांट लगाना है वगैरह वगैरह, डिक्लेयर लेसर डिविडेंड, जैसा कि आपने बोला कि वो क्या करेगी, कम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग करेगी, एज कंपेयर टू कंपनीज, उन कंपनीज के कंपैरिजन में विच डू नॉट हैव एनी ग्रोथ प्लान, जिनके पास कोई ग्रोथ प्लान, जिनके पास नहीं ग्रोथ प्लान वो तो बांट देगा, लेके जाओ पैसा, टेंशन खत्म अपना, चला इधर कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल तो है नहीं हमारे पास, है ना, उल्टा शेयर होल्डर को भी डिविडेंड ना दे करके उन्हें भी नाखुश कर दे। तो भाई ऐसे ऐसे मतलब सारी जगह से हम ऐसे बद्दुआ नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है ना, ले जाओ जाओ जी लो अपनी जिंदगी जाओ, ठीक है ना, मौज करो, पावन महीना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, क्या है बेटा, सुनो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले 7 पॉइंट समझो, क्या समझो, दरअसल बताऊं क्या है, एक चीज हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा टाइम भी क्यों लग रहा है इसको पढ़ाने में, मैंने इसका सीक्वेंस चेंज किया है। क्या चेंज किया है, पहले इनकी एम्प्टी नहीं होती थी, और तुम देखो मैं 9 साल से बिना एम्प्टी के एक फ्लो में पढ़ा रहा हूं, तो वो उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता था, अभी क्या है वो फ्लो चेंज हुआ है ऊपर नीचे, है ना, ये मैं आपको इसलिए भी मैसेज देना चाहता हूं कि मैं एज अ टीचर, फ्लो भी चेंज हो रहा है ना नोट्स का ऊपर नीचे, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनको समझाने में आपको, क्योंकि फ्लो चेंज हो रहा है, वो फ्लो बिगड़ रहा है, मेरे को वो ट्रैक पे आना है। कुछ बच्चे इतनी बेवकूफी करते हैं, नालायकी करते हैं कि एग्जाम टाइम पे अपने नोट्स ही चेंज कर देते हैं, जिनसे पूरे साल पढ़ा, थोड़ा बहुत भी जैसा भी पढ़ा, थोड़ा बहुत भी जैसा भी पढ़ा, मतलब जो भी मान लिया 10-20%, 20-30%, 50% जो भी पढ़ा, वो भी चेंज करके और नए नोट्स क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, है ना, वो उसको क्या नहीं कर पाएंगे, उस फ्लो को नहीं पकड़ पाएंगे, उन्हें बहुत दिक्कत होगी, वो तो बच्चे ही है, अपन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, समझ में आ रही है ना, तो ये चीज है। खैर, तो सबसे पहले पता क्या होता था बच्चों, जब मैं लास्ट टाइम तक पढ़ाता था, ये लास्ट टाइम बच्चों ने बोला कि नमन भैया एमटी बनवा दो, तो दैट्स व्हाई मैंने उस टाइम पे बनवाई थी एमटी। सबसे पहले मैं यही पॉइंट पढ़ाता था, और सबसे पहले यही पॉइंट पढ़ाना भी चाहिए, है ना, मैं ये अपनी कमी भी बता रहा हूं आपको साथ में, सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए, बिकॉज ये सबसे बेसिक है। ये पॉइंट क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ अर्निंग, अमाउंट ऑफ अर्निंग बोलता है कि ग्रेटर द अर्निंग ग्रेटर विल बी द, बोल दो ना आगे, वेरी गुड, पैसा ज्यादा कमाओगे तो ही तो डिविडेंड दोगे, साला पैसा ही नहीं बनाया है तो झक मार के क्या कुछ भी कर लेना, डिविडेंड दोगे, ज्यादा अर्निंग होगी तो ज्यादा डिविडेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है, कम अर्निंग होगी तो कम डिविडेंड, सिंपल सी बात है, देख लो, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट। अब इसमें एक पॉइंट हो रहा है, सुनो, मत करो यार, ये मत लगाओ अलग अलग, ठीक है, मुझे पता है कि तुम कहाँ क्या बना के, कभी ये लड़की वाला फिल्टर लगा के भेजते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, ये सब पता है मुझे, ये अब इन बातों से बाहर निकल के आओ, कुछ होना जाना नहीं, उन्हें पता है, कहने लगे हमारे सामने ही बनाया, क्या देखेंगे बताओ, बना लो कुछ भी। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग। बात ये है, ये तो चलो बात समझ में आती है कि जो डिविडेंड पे किया जाता है वो करंट ईयर अर्निंग में से पे किया जाता है, साथ में वो बोल रहा है किस में से भी किया जाता है, प्रीवियस ईयर अर्निंग में से भी किया जाता है, किस में से भी किया जाता है, प्रीवियस ईयर अर्निंग में से भी किया जाता है। ऐसा क्यों बोला प्रीवियस ईयर अर्निंग में से, हाँ बोलो ना, कोई तो बोल रहा है, इस साल जो प्रॉफिट बनाया डिविडेंड उसमें से भी दे सकते हैं, लेकिन 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 जो पिछले साल, जो पहली, जो प्रीवियस ईयर अर्निंग है, प्रीवियस ईयर अर्निंग जो पहले की अर्निंग है वो क्या बन चुकी होगी, अरे वेरी गुड, वो क्या बन चुकी है, रिटेन्ड अर्निंग बन चुकी है, तो उसमें से भी क्या दे सकते हैं। आज ये बात क्लियर हो जाती कि नहीं हो जाती है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी किसका ही है, किसकी है, शेयर होल्डर की है, समझ में आ रही है ना बात। वैसा जो लोग ये मानते हैं कि कंपनी ने जो पैसा रोक के रख लिया वो कंपनी का हो गया, वो बिल्कुल गलत है, उन्हें सुनना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें समझना चाहिए कि जो रिटेन अर्निंग है वो भी किसकी है, शेयर होल्डर की है, उनके ऊपर हक केवल किसका है, मुझे हक है, ठीक है ना। चलो, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग्स, डिविडेंड करंट ईयर अर्निंग में से दी जाती है और प्रीवियस ईयर में से भी, बिकॉज वो भी उन्हीं का ही है। सो मोर अर्निंग विल एंश्योर ग्रेटर डिविडेंड एंड वाइस वर्सा। हाँ जी, कह रहे हैं कि अगर ज्यादा अर्निंग होगी तो ज्यादा डिविडेंड होगा, और वाइस तूने आराम से बोला, वर्षा बहुत तेज बोला, तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। एंड वाइस वर्षा का मतलब क्या है,
भाई कम से कम टीचर को तो छोड़ दो यार। कम अर्निंग होगा। वेरी गुड, वो कह रहे हैं वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा, कम अर्निंग होगी तो कम डिविडेंड। नेक्स्ट है बच्चों, सुनो सुनो, उसके नेक्स्ट वाला, ये वाला पॉइंट पढ़ना, 8th वाला, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। और मुझे समझाओ, मैं नहीं बता रहा हूं, मुझे समझाओ, और मुझे ये भी समझाओ कि ये क्या है और ये अमाउंट ऑफ अर्निंग क्या है, और दोनों अलग अलग कैसे है, दोनों डिफरेंट कैसे है। स्टेबिलिटी में तो एक पे ही है, मतलब एक ही अमाउंट। कंपनी के पास रेगुलर नहीं हो, जिसके पता नहीं आती है, तो वो शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड चाहिए। हाँ, और अगर कमाएगी और स्टेबल इनकम और ये रेगुलर इनकम नहीं होगी, हाँ, तो वो डिविडेंड कम देना। तो फिर ऊपर वाले में और इस वाले में, अमाउंट ऑफ अर्निंग में और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में क्या फर्क हुआ? इसमें अमाउंट ऑफ अर्निंग में तो डिविडेंड अर्निंग में से दे सकती है, अच्छा, और इसमें जो है जो उसी साल की है ना, ये नहीं है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये बच्चा बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग में से तो पिछले साल वाली में से भी दे सकती है, और स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में से इस साल वाली में से। नहीं, ऐसा नहीं है। एक है अमाउंट ऑफ अर्निंग, एक है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ये इसमें तो होगा कि अगर देश हमारी जो कर रहे हैं उसकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है, हाँ, तो जो हम डिविडेंड देंगे वो आएगा देश के। हाँ, तो अर्निंग बहुत ज्यादा होगी। हाँ, स्टेबल है हमारी अर्निंग, तो हम डिविडेंड ज्यादा देंगे। हाँ। और इसमें जो ऊपर वाला है इसमें हम कंटिन्यूअस डिविडेंड की बेस करेंगे। अच्छा, ये जैन साहब कह रहे हैं हमारे कि जो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है कि अगर एक कंपनी स्टेबल प्रॉफिट बना रही है, स्टेबली प्रॉफिट बना रही है, तो वो ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। हालांकि फिर आपने वही कन्हैया बाद वाला स्टेटमेंट, ये बिल्कुल जो आपने बोला सही बोला, बाद में फिर आपने कन्हैया का स्टेटमेंट रिपीट करा कि जो अमाउंट ऑफ अर्निंग है वो प्रीवियस ईयर की भी बात करती है। ये एक डिफरेंस हो सकता है, चलो मैं मान लूं, जैसे बच्चे लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट डिफरेंस नहीं है। क्लियर कट शब्दों में बताओ ताकि सबको मैसेज दिया जाए कि हाँ भाई इसमें और इसमें ये फर्क है। ये थोड़ा वेग सा हो गया, कंफ्यूजिंग सा। करंट में भी दे सके और प्रीवियस में दोनों में दे सके कि भाई भाई साहब की नींद ही अभी खुली है। 2 बार वो बोल चुके हैं बच्चे अलग अलग, मैं क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ। वाह वर्मा जी वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, जिंदाबाद, बहुत आगे जाओगे। हाँ जी, देखो अमाउंट ऑफ अर्निंग में होता है कि कंपनी पैसा ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा देगी, कम कमाएगी तो वो बात अलग है कि वो अगर पुराने वाले बचे हुए तो उनमें से भी देगी। बात समझ में आ रही है? लेकिन स्टेबिलिटी में है, ध्यान से सुनना आप, एक कंपनी है, एक कंपनी एक साल तो प्रॉफिट कमाते पूरा छप्पर फाड़ के, अंधाधुंध, बिल्कुल सही बोल रहा है ना, या तो पूरा अर्श पे और फिर कुछ नहीं पता इनका, अगले अगले साल फर्श पे। और इनका जो अर्निंग का जो कर्व है, अर्निंग का जो ग्राफ है वो जिगजैग है। कैसा है? जिगजैग, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। पर अरे सुनो, ये बताया भी नहीं जा सकता, सुनो यार, जिसका ना जो कर्व है वो जिगजैग है, ठीक है ना, तो ये बताया भी नहीं जा सकता कि इस कंपनी का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। ये कैलकुलेशन करना, फोरकास्टिंग करना भी काफी क्या है, मुश्किल है। अब ध्यान से सुनना, सवाल ये है, बस हो गई बात, यहाँ पे जो लिखा है वो आ गया। सवाल ये है कि जिस कंपनी को ये नहीं पता कि हम अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे या मतलब बहुत फर्श अर्श पे जाएंगे या फर्श पे आएंगे, ये पता नहीं है, तो वो कंपनी पहले से ही हो के सामने से उनको, किसको, शेयर होल्डर को बोले कि हम डिविडेंड देंगे या बचेगी डिविडेंड देने से। क्यों 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 बचेगी? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता, उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। क्या करती है? उनकी अर्निंग्स वोलेटाइल रहती है। क्या रहती है? वोलेटाइल, मतलब वही फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा रहती है उनकी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कभी कम कम कम, और फिर बीच में मतलब कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये कंपनी बचेगी क्या देने से? क्योंकि अगर पहले बोल दिया और प्रॉफिट नहीं आए तो फिर क्या कीजिएगा, कहां से दोगे डिविडेंड? समझ ना, बर्बाद हो जाओगे।
लेकिन सुनो, एक कंपनी को ये पता है कि उनको उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि पिछले 20 सालों में वो 1000 करोड़ रुपए, कभी 1050 करोड़ रुपए, कभी 980 करोड़ रुपए, कभी 950 करोड़ रुपए, कभी 1100 करोड़ रुपए, मतलब कुल मिलाकर के जो तुम देख रहे होंगे वो ऐसे नहीं हो रहा कि या तो पूरा अर्श पे या तो फर्श पे, स्टेबली उन्हें क्या आ रही है, अर्निंग आ रही है। कम ज्यादा तो रहेगी, जैसे भी वो ग्रोथ भी कर सकते हैं, है ना। मान लिया हर साल लेट सपोज 10% की ग्रोथ कर सकते हैं, 20% की ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन वो 1000 और 1200 करोड़ रुपए का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और ये निश्चित है, ये सर्टेन है कि ये प्रॉफिट आएगा ही आएगा, ये प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अब इन्हें नहीं पता कि अभी अगले साल का हुआ नहीं, मान ले कुछ भी, लेकिन ये कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर देगी कि नहीं कर देगी? हाँ बोलो कि हाँ भाई हम तुम्हें डिविडेंड देंगे। क्यों कर देगी? ये बिकॉज ये श्योर है, ये श्योर है, इन्हें ये इस चीज की श्योरिटी है कि इन्हें प्रॉफिट स्टेबली आएगी, ऐसे नहीं आएंगे, स्टेबल आएंगे। दूसरी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है कि प्रॉफिट आएंगे या नहीं आएंगे, अमाउंट ऑफ अर्निंग है, कम आएंगे या ज्यादा आएंगे। फर्क समझ में आ रहा है तुम्हें दोनों में? कोई डाउट तो नहीं है? वंस अगेन कि स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर एक कंपनी है जिसकी अर्निंग स्टेबल है, जिसकी अर्निंग स्टेबल है, वो डिविडेंड कम देना चाहेगी, ज्यादा देना चाहेगी? ज्यादा। और जिसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है वो कम देना चाहेगी, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि पैसा आएगा भी या। अच्छा, जिन अब ऊपर वाले पे आ जाओ, अमाउंट ऑफ अर्निंग पे, जिन कंपनी की अर्निंग ज्यादा है वो ज्यादा देगी, जिनकी कम है वो कम देगी, सिंपल। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनी विद स्टेबल एंड रेगुलर अर्निंग, ऐसी कंपनी जिनकी स्टेबल और रेगुलर अर्निंग है, कैन अफोर्ड टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड, वो अफोर्ड कर सकती है क्या डिक्लेयर करना? हायर डिविडेंड। अरे लेके जाओ, बहुत कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा आएगा ना, हमें आएगा, आता है और आएगा भी, आता भी है पैसा और आएगा भी, लेके जाओ पैसा, डिविडेंड लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज कंपेयर टू कंपनी, उस वाहियात कंपनी के कंपैरिजन में व्हिच डज नॉट हैव सच स्टेबिलिटी इन इट्स अर्निंग, जिसमें कोई क्या नहीं रहती, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आई होप आपको 2 पॉइंट समझेगा। चलो अब ये पे, इस पे आ जाओ, ये भी थोड़ा, हाँ ग्रोथ तो पढ़ा देता ना मैंने आपको, 6th वाले पे आओ, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये क्या है? हाँ, ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये बहुत सिमिलर से है, लेकिन तीनों में क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कहती है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, या अगर आ रहा है तो स्टेबली आना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि आ रहा है तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, ये वाला 7th वाले की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब मान लिया तुम्हारी अर्निंग भी स्टेबल है, तुम्हारे को पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन तुम्हारी नियत ही नहीं है देने की। बिल्कुल सही पकड़े उस बच्चे ने कि तुम्हारी नियत ही नहीं है देने की। तो बताओ, मुझे बताओ, स्टेबिलिटी और अमाउंट का क्या कीजिएगा जब तुम देना ही नहीं चाहते हो डिविडेंड? तुम्हारी पॉलिसी, डिविडेंड की पॉलिसी, अर्निंग की पॉलिसी नहीं, मतलब जो अर्निंग है वो नहीं, डिविडेंड की पॉलिसी तुम्हारी स्टेबल नहीं है। तुम्हारा मन आएगा तो दे दोगे, नहीं आएगा तो नहीं दोगे, कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है ना। अगर तुम्हारी डिविडेंड की पॉलिसी स्टेबल नहीं है तो बताओ, कंपनी ज्यादा देना चाहेगी, कम देना चाहेगी? कम देना चाहेगी। एक कंपनी ऐसी है, कुछ भी हो जाए, पैसा आए या ना आए, कम कमाए या ज्यादा कमाए, 20% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, और हर सूरत में मिलेगा। तो बताओ, जिसकी पॉलिसी इतनी फॉर्म्ड है ना, इतनी स्टेबल पॉलिसी है, किसको लेकर के? डिविडेंड को लेकर के, तो फिर वो कुछ और नहीं देखेगी कंपनी, उसे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। तो जिसकी पॉलिसी स्टेबल है डिविडेंड की, वो तो ज्यादा देगी, और जिसकी पॉलिसी स्टेबल नहीं, नाम से तो डिफाइंड है, जब स्टेबल नहीं है तो वो कम देगी। दे भी सकती है लेकिन कोशिश करेगी कि ना दे, क्योंकि जब ऐसे सुनो ना, क्या होता क्या है, इक्विटी पे देना ऐसा कंपल्सन तो होता नहीं कोई कि देना ही देना पड़ेगा आपको डिविडेंड, और उनकी पॉलिसी क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, मतलब दो या ना दो, ऐसा उन्होंने बोल के कमिटमेंट नहीं करके रखा है कि देंगे देंगे। तो कंपनी क्या सोचेगी, छोड़ना, देना कंपलसरी है नहीं, हमारी कोई पॉलिसी है नहीं, तो मत दो बस। अरे जैसे तुम्हारे घर पे क्या होता है, मान लिया क्या हुआ, तुम्हारी किसी से रिश्तेदारी है, थोड़ी दूर की रिश्तेदारी है, और उन्होंने तुम्हारे को वो अपने बच्चे की शादी में बुलाने के लिए फोन पे बोला, बाकी लोगों को कार्ड भी दिए, और तुम्हें फोन पे बोला। किस पे बोला? फोन पे।
और फोन पे लेकिन अच्छे से बोला कि मान लिया कि जी आना है ये वो, और 100 चीजें बता दी कि हम नहीं आ सकते, हमने तुम्हें क्या कर दिया, व्हाट्सएप पे भी वो ई कार्ड भेज दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी चीजें वो देख लेना, वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है ये वगैरह सारी चीजें बोल दी उन्होंने, ठीक है ना। रिश्तेदार थोड़ी दूर की है। अब जब जिस दिन मान लिया वो शादी की जिस दिन डेट होगी, है ना, कभी अपने पापा के पास बैठना, वो तुम्हारे पापा के मन में ऐसे आता है यार रिश्तेदारी भी दूर की है, ऐसा कोई क्या भी नहीं दिया, कार्ड भी नहीं दिया, फोन पे तो कहा था ना, इतनी कुछ खास है। चलो तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं चले जाएंगे, लेकिन 75% मन ना जाने का बनाएंगे, ना जाने का मन डोमिनेट करेगा जाने के मन पे, है क्या ऐसे। सेम है इसी कंपनी के लिए तो है, जिनकी पॉलिसी स्टेबल नहीं है उनका ज्यादा मन देने का करेगा ना देने का करेगा। और मान लिया तुम्हारी चाहे अर्निंग भी ना आई हो, चाहे स्टेबली भी ना आती हो अर्निंग, लेकिन तुम्हारी डिविडेंड पॉलिसी तुमने बोल के रखा है कुछ भी हो जाए डिविडेंड देंगे, देंगे जरूर डिविडेंड, है ना। आप बात समझ में आ रही है ना। तो अब देने की इंटेंशन तुम्हारी क्या है, डिविडेंड ज्यादा है। से यस और नो, भाई बोल दो बच्चों, आप अच्छे हो ना, है ना, बहुत प्यारे बच्चे हो ना, ऐसे गंदी बात नहीं करते, बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सम कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल डिविडेंड। कुछ कंपनी की स्टेबल डिविडेंड पे करने की क्या रहती है, पॉलिसी रहती है, क्षमता नहीं पॉलिसी रहती है। मतलब उन्होंने पहले डिसाइड करके रखा है कि भाई हम तो कोई दे ना दे हमें मतलब नहीं, हमारी पॉलिसी तो सारे बच्चे पढ़ गए थे ना पार्ट ए में, पॉलिसी हमारा खुद का तरीका है ना, जो सबका नहीं होता है हमारा, भाई हम तो देंगे डिविडेंड, कोई दे ना दे, चाहे पैसा आए या ना आए, हम तो देंगे डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर को देंगे डिविडेंड। तो एज इट सेटिस्फाइज द शेयर होल्डर एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो क्या करना चाहती है, अपने शेयर होल्डर को खुश करना चाहती है और कंपनी की इमेज को अच्छा करना चाहती है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है जो कंपनी डिविडेंड ज्यादा देती है वही अच्छी है। जैसे एक कंपनी है IRFC, रेलवे की कंपनी है, ठीक है ना, IRFC, मैंने कल अभी लास्ट टाइम भी उसका जिक्र किया था आपके साथ, ठीक है ना, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, बहुत अच्छा डिविडेंड। मतलब तुम सोचो जिस टाइम पे वो कंपनी का शेयर प्राइस ऐसा 15 से 18 रुपए था, उस टाइम भी ₹1.25 ₹1.5 का एक शेयर पे क्या देती थी, डिविडेंड देती थी। कितना तगड़ा डिविडेंड है, बात समझ में आ रही ना। मतलब ऐसे समझो, दूसरे तरीके से समझाता हूं, जिसकी फेस वैल्यू देखो, इधर मैंने कैम्स का एग्जांपल दिखाया आपको, कैम्स में तो 120% मिल रहा है फेस वैल्यू पे डिविडेंड। किस पे, फेस वैल्यू पे, किस पे, फेस वैल्यू पे। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो ना। और उसकी फेस वैल्यू कितने की है, ₹12 की, कितने की है। अब तुम देखो कि और इसका मार्केट प्राइस है कितने का, ₹3000 समथिंग का, लेकिन IRFC का उस टाइम पे प्राइस था 15 से 18 रुपए, फेस वैल्यू थी ₹1 की, कितने की थी, ₹1 की, और डिविडेंड है ₹1.25 का, ₹1.5 का, यानी कि 150% क्या है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड। और तुम उस पे लगाओगे मतलब डिविडेंड यील्ड निकालोगे मार्केट प्राइस पे, तो कितना ज्यादा परसेंटेज बैठेगी कैम्स के कंपैरिजन में। तो कुछ कंपनीज होती है जिनका ये रहता है, जैसे वेदांता, एक कंपनी वेदांता, ठीक है ना, अनिल अग्रवाल उसके मालिक है, ठीक है ना, वो कंपनी बहुत डिविडेंड देती है, हालांकि उनका अपना मकसद है। बिकॉज वो डिविडेंड पता क्यों देती है, बिकॉज उनकी कंपनी में उन्हीं की एक सब्सिडरी ने इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब उन्हीं की एक ऐसे बोलो आप, एक उनका एक अलग ऑपरेशंस है, फॉरेन के ऑपरेशंस है, उन्होंने सारे शेयर्स, लगभग मेजोरिटी में शेयर्स उनके पास है। तो वो जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो सारा पैसा किसके पास ही जाता है, उन्हीं के पास जाता है, तो इसलिए तो वो तो बहुत तगड़ा डिविडेंड देते हैं, ठीक है ना। तो वैसा, तो कुछ कंपनीज होती है जिन्हें अपने शेयर होल्डर को खुश रखना होता है, अपनी कंपनी की इमेज को चमकाना होता है, तो वो उनकी पॉलिसी स्टेबल है डिविडेंड की, तो वो ज्यादा क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। कंपनीज नॉट फॉलोइंग द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी विल डिक्लेयर लेस डिविडेंड। जो कंपनी की स्टेबल पॉलिसी नहीं होती डिविडेंड को लेकर के, वो क्या करेगी बच्चों, कम डिविडेंड क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी। इतनी बात समझ में आती है आपको। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप। हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं आया, हाँ मैं समझ गया तुम क्या पूछ रहे हो। सुनो भाई, देखो कन्हैया पूछ रहा है कि मान लिया अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया, क्या नहीं आया, तो क्या इस केस में, ये वाले स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड वाले केस में तो पूछ रहे हो तुम, क्या कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगेन बच्चों मेरा वही जवाब है कि क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया, तो कंपनी को अपने स्टेटमेंट तो रिलीज करने पड़ेंगे, तो उनसे कुछ लोगों के माइंड में मैसेज जाएगा कि भाई कंपनी को प्रॉफिट नहीं आया, तो ये कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नहीं आया। समझ में आ रही बात। तो कंपनी का प्राइस क्या जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए। लेकिन साथ में एक फैक्टर और लग रहा है,
कि कंपनी क्या देती है, स्टेबली डिविडेंड देती है। तो जिन लोगों को डिविडेंड मिला होगा, है ना, वो खुश भी होंगे कि भाई हमें क्या मिला है, डिविडेंड मिला है। अब जो चीज भारी पड़ेगी जिस पे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट का क्या होगा, शेयर का प्राइस होगा। मान लिया अगर वो तुमने इतना लॉस किया है कि जो डिविडेंड है, जो कि एक्चुअल में यही वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअल में प्रिवेल करेगा कि तुमने जो लॉस किया है ना, वो लॉस उस लॉस को इस चीज से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते आप कि तुम क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। क्योंकि डिविडेंड जो लेने वाले हैं, जो शेयर होल्डर है, वो बहुत कम लोग हैं। बाकी पूरी जनता को क्या पता चल रहा है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग है। क्या है, लॉस मेकिंग है। तो हालांकि देखो, डिविडेंड भी भले ही स्टेबल दे रही हो, लेकिन फिर भी चांसेस है कि कंपनी के शेयर का प्राइस क्या करेगा, कम होगा, डाउनफॉल में जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये फिर मतलब कुल मिला के नटशेल में यही बोलना चाहता हूं कि वो तो डिपेंड करता है, सारे फैक्टर का कंबाइंड स्टडी करके नेट इंपैक्ट निकलता है मार्केट में। ठीक है, अरे अभी देखो इधर, आपस में से मत करो, इधर देखो, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड समझ में आया क्या आपको? चलो नेक्स्ट है बच्चों, कैश फ्लो पोजीशन। यार वैसे 3 पॉइंट रह गए और टाइम भी लगेगा अभी, है ना, तो कल देखते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों। हालांकि मतलब ये इसमें कितनी हेडिंग है, 11 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? और बच्चों 1 घंटे 40 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, फिर भी मैं आपको केवल कितने ही पॉइंट समझा पाया, 8 ही पॉइंट समझा पाया, जिनमें से सबसे ज्यादा टाइम लगा है 2 पॉइंट पे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।